तो मेरे मन में अचानक से है कि यार अगर ये लोग भीख मांग रहे हैं तो इसमें इनकी तो कोई गलती नहीं है, इनके पेरेंट्स कैपेबल नहीं है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इस वजह से इनकी कंडीशन से। अब जैसे लोग आते हैं किसी का, कभी किसी का बर्थडे होता है, कोई भी ऐसा ओकेजन होता है, तो लोग डोनेशन देना चाहते हैं या बोलते हैं कि हम किस तरह से मदद कर सकते हैं। तो हमारा लोगों से यही कहना होता है कि हमारा मेन मोटिव भी यही है कि हमें बच्चों को पढ़ाना है, हमें हर बच्चा स्कूल भेजना है। और उनके माँ बाप भी उन्हें नहीं पैसा भेजना चाह रहे, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि भीख मांग के बच्चा हाँ। कुछ दिन भर में 100-200 रुपए तो कमा ही ले रहा है जी। और अपना पेट पाल ले रहा है। क्यों 12 साल के बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं हमारे सामने, ये हाल है। और वो भी ड्रग्स, आप यकीन नहीं करोगे, टायर को जला के और तमाम अजीबो गरीब चीजों से। वो कहते हैं ना कि जब तक आपकी बुराइयां होती रहे या जब तक आप चर्चा का विषय बने हुए हैं, तब तक आप ये समझिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं और सही रास्ते पे जा रहे हैं। सही बात है। तो इसी चीज को मान करके मैं एकदम इग्नोर करती हूँ सारी नेगेटिविटी को। और उससे भी बड़ी चीज है, जो बच्चा स्टेज पे चढ़ के कांप रहा था, आज के डेट में वो बच्चा स्टेज पे चढ़ के इंग्लिश में इंट्रो दे करके उतरता था। जो बच्चे ढंग से, स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ, तब तो उस टाइम पे मैं खुद भी बच्ची ही थी कहीं ना कहीं, 2019-20 की बात है ये। तो उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि मेरे को ही बोला जाता था कि ज्यादा उड़ रही हो, तुम्हारा ही रेप करवा देंगे, तुम्हें ही मरवा देंगे। और इतना ही नहीं, सीधे कॉलोनी के गेट तक पीछा करना। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू आवर अनदर पॉडकास्ट। तो गाइस, आज हमारी गेस्ट होने वाली हैं जिन्हें आप देख के काफी ज्यादा इंस्पायर होने वाले हो, क्योंकि जितनी छोटी ये दिखती हैं उतने ही बड़े इनके कारनामे हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, काफी अच्छी जर्नी इनकी रही है इनके करियर में, और अभी करेंटली जो ये कर रही है, बहुत सारी चीजें ऐसी जानने मिलने वाली जिसके बारे में शायद ही हमने कभी सुना होगा, क्योंकि ऐसे लोग काफी ज्यादा हिडन तरीके से काम करते हैं और सारी चीजें हमें पता चलती ही नहीं है। तो आज हम काफी कुछ जानने वाले हैं इनके बारे में। हर नेम इज साक्षी। हेलो साक्षी, कैसा लग रहा है आज पॉडकास्ट पे आके? हेलो मैम, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। फाइनली अब हमारा अच्छा लगता है जब कोई आपके काम को देखता है और उसको उस लायक समझता है, अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लायक समझता है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने मुझे अपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बुलाया। ओके साक्षी, वैसे मैं आप लोग को बता दूं कि साक्षी मेरी फॉलोअर हैं, जिनसे मैं लास्ट ईयर पहली बार मिली थी। मैं इनके साथ सरोजनी मार्केट गई थी घूमने, तो वहाँ पे अचानक से हमारा प्लान बना कि चलो मिलते हैं, और मुझे कोई मिल नहीं रहा था सरोजनी मार्केट घूमने के लिए, तो इन्होंने मुझे मैसेज करा। देन हमने एक दूसरे को कांटेक्ट करके हम वहाँ गए मिलने, और वहाँ पे हमने शॉपिंग भी करी, घूमे फिरे, और हमने खाना पीना भी इंजॉय करा। तो लाइक इस तरीके से हमारी मुलाकात हुई थी। बट उसी टाइम मुझे ये सारी चीज़ें जानने मिली जो कि साक्षी की लाइफ में चल रहा है, साक्षी जो अपनी लाइफ में कर रही हैं, वो सारी चीज़ें काफ़ी इंस्पायरिंग थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में कभी ऑब्जर्व नहीं करी, या ये सारी चीज़ें करने का गट्स नहीं था मेरे पास। तो साक्षी, जैसे उस दिन मैंने पूछा था, बात करी थी कि आप एक अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस के साथ आप काम कर रहे हो, एक एनजीओ के साथ काम कर रहे हो, आपकी एज भी अभी ज़्यादा नहीं है, और आप बोल रहे हो आप इतने पहले से काम कर रहे हो। सबसे पहले हम ये सारी चीज़ें जानेंगे, इन सब चीज़ों की शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से आप एनजीओ से कनेक्ट हुए, आपकी अपब्रिंगिंग क्या है। एक्चुअली ऑडियंस वांट टू नो ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, सो स्टार्ट। मैम, मैं ये काम सोशल सेक्टर में काम मैं 2019 से कर रही हूँ। ओके। मेरा पढ़ाई के फील्ड में देखें तो बिल्कुल ही अलग फील्ड था। मैं कॉमर्स की स्टूडेंट थी 12th तक। फिर उसके कहाँ बाद से पढ़ाई करी, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं उत्तर प्रदेश में एक सिटी है आजमगढ़, मैं वहीं की रहने वाली हूँ। जी, मेरी स्कूलिंग वहीं की हुई है। फिर उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन के लिए फिर मैं वाराणसी मूव हो गई। वहाँ पे मैंने बीएफए किया, फिर उसके बाद एमएफए भी वहीं से मैंने किया, और उसके साथ साथ में ये काम सारा चलता गया। तो ये यहाँ पे कैसे, क्योंकि देखो जैसे एज ए स्कूलिंग टाइम की बात कर ली जाए, और या फिर किसी भी अपने लाइफ के करियर के किसी भी स्टेज की बात कर ली जाए, एनजीओ इज़ अ वेरी डिफरेंट सेक्टर बोल लो, या फिर एक अलग चीज़ है जहाँ से आपको एक इमोशनल अटैचमेंट होगा, तभी आप यहाँ पे जुड़ पाओगे। और इमोशनल अटैचमेंट के साथ साथ आपकी गट्स भी होनी चाहिए, क्योंकि हर किसी की लाइफ बहुत बिजी है आज की डेट में। किसी के पास चुल्लू भर टाइम नहीं है किसी के लिए कि आप वो स्पेंड कर सके या किसी को दे सके। एंड यू आर डूइंग अ रियली ग्रेट जॉब, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बट स्टिल मैं सबको बताना भी चाहूंगी कि ये सारी चीजें कैसे क्या है, आपने शुरुआत कब से करी, आप इस संस्था से कब जुड़े, ये आपने शुरू करा या आप इनके साथ हो, कैसे क्या हुआ इन चीजों का? वो कहते हैं ना कि कुछ शुरू करने के लिए आपके मन में बस एक चाह होनी चाहिए, सबसे जरूरी चीज़ है। आप अपने मन में कोई चीज़ ठानो, कोई एक गोल सेट करो। तो मेरा ये था कि मेरे कुछ सपने थे जो कुछ रीजंस की वजह से नहीं पूरे हो पाए। मुझे ग्राफिक डिजाइनर तो अभी मैं फिलहाल हूँ, लेकिन मुझे फैशन डिजाइनर बनना था। ओह वाओ। जी।
तो 12th के बाद फादर की डेथ हो गई, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई जिसकी वजह से मैं यहाँ पे एडमिशन निफ्ट के फॉर्म भर करके सारी चीज़ें करके भी मैं नहीं कर पाई। फिर बाद में पता चला कि आर्ट्स की भी कोई BFA नाम की एक डिग्री होती है, उसमें हम पढ़ाई कर सकते हैं। तो घर से उस टाइम पे अब एक होता है ना कि स्कूल का बच्चा है तो उसको ज़्यादा परमिशन नहीं मिलती है बहुत ज़्यादा बाहर जाने की, तो बनारस तक की परमिशन मिली किसी तरीके से। तो फिर वहाँ से मैंने BFA किया, MFA वहीं से किया आर्ट्स के फील्ड में। फिर उसके बाद ये था, लेकिन मन में हमेशा ये था कि यार एक चीज़ है वो मेरी पूरी नहीं हो पाएगी, मेरा सपना नहीं पूरा हो पाएगा। बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स नहीं थे, पर हाँ ये सोचा था स्कूल टाइम से ही। अब उसका भी एक रीज़न है, उस टाइम पे हमारे यहाँ एक एग्जीबिशन लगी थी, आर्ट एग्जीबिशन, उसमें मनीष मल्होत्रा खुद आए थे। वाओ जी, वो आए थे और शबाना आज़मी मैम आई थी और भी बहुत सारे लोग आए थे, तन्वी आज़मी मैम आई थी, बाबा आज़मी सर आए थे, कई लोग आए थे। तो वहाँ पे शबाना आज़मी मैम ने मेरे से पूछ दिया था जनरली कि बेटा आपको क्या बनना है, वो हमारे शहर के रहने वाली हैं। मैंने, मेरा दिमाग नहीं काम किया, मैं छोटी थी, 11th में थी, मैंने बस उनको जनरली बोल दिया कि मैम मुझे आपसे भी अच्छा बनना है। और उनको ये चीज़ पता नहीं कैसे क्लिक की, फिर उन्होंने इनवाइट किया अपने सेंटर पे मेजवा गांव में। अच्छा। फिर वहाँ पे मनीष मल्होत्रा सर से मिली, उनको मैंने पेंटिंग एक गिफ्ट की। फिर उन्होंने बोला था कि तुम पढ़ाई करो, मैं तुम्हारा सारा देखूंगा पढ़ाई का, सारी चीजें। पर लेकिन फिर फादर की डेथ हो गई, तो इस वजह से फिर सारी चीजें वहाँ पे एकदम बंद हो गई। फिर एजुकेशन के साथ साथ करते करते मन में तो ये तो था ही कि कुछ करना है, कुछ बेहतर करना है, किसी के लिए कुछ करना है। तो जनरली हर सैटरडे को जैसे सब मंदिर जाते हैं पूजा पाठ करने, मैं भी दिया जलाने जाती थी शनिदेव के मंदिर पे। अरे वाह। तो सबके साथ ये डेली लाइफ में सबके साथ होता है कि बच्चे आ जाते हैं भीख मांगने के लिए। तो मेरे साथ भी हुआ, तो मेरे मन में अचानक से है कि यार अगर ये लोग भीख मांग रहे हैं तो इसमें इनकी तो कोई गलती नहीं है, इनके पेरेंट्स कैपेबल नहीं है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इस वजह से इनकी ये कंडीशन है। बच्चों का तो राइट है एजुकेशन, तो चलो क्यों ना इनके लिए कुछ किया जाए। हम कहे कि हम पैसे नहीं देंगे, हम कुछ नहीं देंगे, हम तुम लोग को पढ़ाएंगे तो पढ़ोगे तुम लोग। तो वहां से फिर ये पूरी जर्नी स्टार्ट हुई कहीं ना कहीं। फिर वहां पे 4-5 बच्चों से शुरू किया था, फिर तब से बढ़ते 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 आज के डेट में 350 से ज्यादा बच्चे हैं जिनको हम पढ़ा रहे हैं। तो यू आर एक्चुअली अ फाउंडर ऑफ दैट NGO? यस। वाओ ग्रेट। और अभी कितने लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ? टोटल हमारे NGO में 50+ मेंबर्स हैं, प्लस साथ ही साथ 60 से ज़्यादा बच्चों ने हमारे NGO में इंटर्नशिप कर चुके हैं, और 350 से अधिक बच्चे हैं जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। स्कूल्स में जो हम बच्चों के एडमिशन कराए हैं, लगभग 40 से अधिक बच्चों के हमने स्कूल में एडमिशन करा चुके हैं लास्ट ये 2 सालों के अंदर। ओके। तो इनका फिर फाइनेंस किस तरीके से मैनेज होता है? ये उन बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें दी जाती हैं? हाँ टोटली मैम, बच्चों के लिए हर एक चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है। फाइनेंस की बात अगर करें तो जैसे नहीं, जो आप प्रोवाइड कर रहे हो दैट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट, आई अंडरस्टैंड। लेकिन जब आप उनको अपने हायर एजुकेशन की तरफ भेज रहे हो, क्योंकि आप अपने लेवल की स्टडी उन्हें दे सकते हो, आपने बताया अब आप उन्हें स्कूल में एडमिशन दिला रहे हो, आगे उन्हें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये जो प्रोसीजर है उसमें तो मनी इन्वॉल्व होता है। तो इनमें मनी कहाँ से आता है, उन चीजों को कैसे हो रहा है, और यदि हो रहा है तो मतलब इसका क्या स्ट्रक्चर कर रहे हो आप? बेसिकली मैम पहले हम बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, अपने यहाँ पे उनको इतने के लायक बनाते हैं ताकि वो स्कूल जा करके कुछ पढ़ लिख सके। अब जैसे बच्चा कहने को तो वो 10 साल का हो गया है, पर लेकिन वो स्कूल कभी गया ही नहीं है, तो अगर हम उसका एडमिशन कराने जाएंगे तो कोई भी कॉन्वेंट स्कूल में नहीं होता है, क्योंकि उनको पिछले क्लास की रिपोर्ट कार्ड चाहिए होता है, तमाम चीजें होती है। तो हम RT एक्ट के थ्रू बच्चों का एडमिशन कराते हैं। हम स्कूल से बोलते हैं कि आप इनका टेस्ट लीजिए, अगर आपको लगता है कि बच्चा कैपेबल है क्लास 4th या 5th या जिस भी क्लास में पढ़ने के लायक, तो आप इनका एडमिशन लीजिए। तो हम अपने यहाँ पहले बच्चों को मोरल वैल्यूज, हाइजीन और एक जो एकदम बेसिक नॉलेज होती है वो देने के बाद फिर हम इनका स्कूल्स में एडमिशन कराते हैं। और एडमिशन भी कैसे होता है, कुछ तो गवर्नमेंट स्कूल्स में कराते हैं, फिर जो बच्चे थोड़े मतलब ये रहता है कि हाँ आसपास के हैं या वो अपने आसपास के स्कूलों में जा सकते हैं, तो हम लोगों की हेल्प से कराते हैं, जो हमारे सिटी में लोग हैं उनके हेल्प से। अब जैसे लोग आते हैं, कभी किसी का बर्थडे होता है, कोई भी ऐसा ओकेजन होता है, तो लोग डोनेशन देना चाहते हैं या बोलते हैं कि हम किस तरह से मदद कर सकते हैं। तो हमारा लोगों से यही कहना होता है कि हमारा मेन मोटिव भी यही है कि हमें बच्चों को पढ़ाना है, हमें हर बच्चा स्कूल भेजना है। तो हम उनसे कहते हैं कि आप हमारे बच्चे की एजुकेशन 1 साल 2 साल के लिए, जितने के लिए भी आप लेना चाहो, आप हमारे बच्चे की एजुकेशन स्पॉन्सर कर दो, या हमारे बच्चों के एजुकेशन का पूरा खर्चा गोद ले लो एक बच्चे को हमारे। तो ऐसे करके जो भी मतलब डोनर होता है वो हमारे बच्चों को गोद लेता है उसकी शिक्षा का, फिर उनके थ्रू ही फिर सारा एडमिशन होता है। सपोज अगर आपने हमारा एक बच्चा अडॉप्ट किया, तो उस बच्चे का 1 साल का जितनी भी एक्टिविटी होगी स्कूल से रिलेटेड, हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, आपसे हम डायरेक्ट पैसा स्कूल में जाएगा, वहां
फीस सबमिट होगी, जो जो जैसे जैसे चीजें होती है, प्रॉपर आपसे मिलवाना बच्चों को, उनकी रिपोर्ट, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको देना, वो सारी चीजें फिर एक फॉर्मेट में चलती रहती है। एक वर्चुअल एडॉप्शन, लाइक वो डायरेक्ट एडॉप्शन ही है आपका। आप डोनर को डायरेक्ट स्कूल से कनेक्ट करवा के फिर वो सारी चीजें, ताकि किसी को भी ये डर ना लगे कि हमारा पैसा ऐसा तो नहीं है कि कहीं और तो नहीं जा रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें होती है। जैसे मुझे जानवरों से बहुत ज्यादा लगाव है, आई अंडरस्टैंड बहुत सारे ह्यूमंस भी हैं लाइफ में पूरी दुनिया में जिनको जरूरत है, बट मेरा पर्सनली जानवरों से भी काफी लगाव है क्योंकि मेरे पास भी पेट है। तो मुझे भी जहाँ दिखता है मुझे ऐसा फील होता है कि देखो ह्यूमंस के लिए ह्यूमंस बोल सकता है, कर सकता है, उसके लिए करने के लिए भी काफी एनजीओज हैं, बट जानवरों को समझने वाले लोग बहुत ही कम है, उनकी गिनती भी बहुत कम हो जाती है। क्योंकि जहाँ मॉरल सपोर्ट और एक ह्यूमैनिटी की बात आ जाती है, वहां पे जानवरों के लिए वही ह्यूमन बहुत ही ज्यादा अलग तरीके से बिहेव करता है। तो सम टाइम मुझे ऐसा भी फील होता है कि लाइक जो एनजीओज है या जो रियली में एनजीओ के नाम पे तो देखिए आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड भी चल रहा है, इस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे अभी, लेकिन जानवरों के लिए भी जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी ऐसा लगता है कि जो सच में काम कर रहा है उनको भी हेल्प की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उन्हें लाइफ टाइम उन्हें फीड करना है, लाइफ टाइम उन्हें खिलाना है। तो मेरा बड़ा अटैचमेंट है, तो मैं काफ़ी सारे शेल्टर्स हैं जो एनिमल्स रेस्क्यू करते हैं, उनको मैं डोनेट करती रहती हूँ, और मेरा रहता है मन कि मैं कभी जाऊँ उधर मिलूँ सबसे। तो हाँ, मेरा पर्सनली जानवर से ज़्यादा लगाव है, लेकिन ऑफकोर्स यदि आपके बारे में मुझे पता चला था तो मैं डेफिनेटली आपके यहाँ आके विजिट करूँगी, एक बार देखूँगी, सबसे मिलूंगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें तो हो गई, हमने समझी किस तरीके से आप उन्हें एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करने का काम कर रहे हो। एक ऐसे, क्योंकि यदि मैं एक जनरल ओपिनियन दूं एक जनरल इंसान का, कि यदि हम मंदिर जाते हैं भीख मांगने, हमारे आसपास बच्चे आते हैं, तो हमारे मन में एक ही ख्याल आता है कि अरे जाओ हट जाओ, मतलब वो होता है बिकॉज क्योंकि हम उनको बार बार वही चीज करता देख रहे हैं, और हमें ये समझ में आ गया है कि आसपास समटाइम्स ये चीज ट्रू है कि नहीं, क्योंकि हमें ये चीज ऐसा लगता है कि जो भी बच्चे भीख मांग रहे हैं और जो भी उनके माँ बाप वहाँ पे बैठे हैं, उनको समटाइम्स ये भी ऑफर किया जाता है कि भाई ये सरकारी स्कूल है, आ जाओ, यहाँ पे तुम्हें खाने का भी, कपड़े का भी, और तुम्हें शिक्षा भी मिल रही है, बट दे आर नॉट गोइंग, ठीक है, वो वहाँ जा भी नहीं रहे हैं, और उनके माँ बाप भी उन्हें नहीं पैसा भेजना चाह रहे, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि भीख मांग के बच्चा तो कुछ दिन भर में 100-200 रुपए तो कमा ही ले रहा है और अपना पेट पाल ले रहा है, क्योंकि उनके घर में सुबह शाम कोई खाना नहीं बनता, क्योंकि मंदिर से उन्हें कुछ ना कुछ चीजें मिल जाती। ये भी एक सच्चाई है। अब इस चीज को कैसे इंसान समझे, एक जनरल इंसान, क्योंकि जैसे मैं एक आम इंसान हूँ, मैं मंदिर जाती हूँ, बट मेरा मन तो करता है कि जरूरतमंद की हेल्प करूं, बट लेकिन क्या है, मुझे विश्वास नहीं होता उन पे कि भाई वो क्या करेंगे। मुझे पता है अभी भीख मांग रहे हैं, अब उनकी आदत पड़ गई है, अब वो कुछ करना ही नहीं चाहते, बिकॉज दिस इज इजी मनी, बहुत इजी मनी। अब वो उस चीज को, ट्रैक को ही नहीं चेंज करना चाहते। इन चीजों पे क्या आपका पॉइंट है? मेन होता क्या है ना कि वो बच्चे, उनको पता ही नहीं है कि हम पढ़ लेंगे तो ये हमारे लिए कितना हेल्पफुल होगा, हम पढ़ लेंगे तो हम बेहतर इंसान बन सकते हैं। उनको पता ही नहीं है एजुकेशन का मतलब क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो हम अपने यहाँ बच्चों को पहले हम उनकी काउंसलिंग इसलिए प्रॉपर करते हैं, पहले फील्ड रिसर्च करते हैं, देखते हैं कि वो बच्चा कि कहाँ से बिलोंग कर रहा है, क्या उसकी डेली लाइफ की क्या डेली रूटीन है, कहाँ जाता है, क्या करता है, कितना अर्निंग होती है उसकी। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ड्रग्स एडिक्टेड होते हैं, 12-12 साल के बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं हमारे सामने, ये हाल है। और वो भी ड्रग्स, आप यकीन नहीं करोगे, टायर को जला के और तमाम अजीबो गरीब चीज़ों से, कुछ सिरप से, बहुत सारी अजीबो गरीब चीज़ों से। तो हमें खुद गालियां भी पड़ती है, जिनको हम रेस्क्यू करते हैं हमें उनके माँ बाप से गालियां पड़ती है, बच्चे तक गाली देते हैं पीठ पीछे। लेकिन धीरे थोड़ा टाइम देना पड़ता है, पहले हम उनको रेस्क्यू करते हैं कि उनके साथ थोड़ा उनके माहौल में रहने की कोशिश करते हैं। उनको ये हम बोलते ही नहीं कि तुम पढ़ लोगे तो तुम्हारा फ्यूचर अच्छा होगा, सिंपल सी चीज है, तुम ये करोगे बेटा, तुम यहाँ इतने बजे आ जाओगे तो तुमको हम ये सामान देंगे। अब आप इसको शायद गलत मेथड कह लीजिए, या हमें नहीं पता, शायद बहुत लोगों को गलत लगेगा, पर लेकिन बच्चों को बच्चों के तरीके से समझाना ज्यादा जरूरी है। एक्चुअली वो बात सही है। देखिए, गलत तरीके से 100 तरीके से, एक पॉइंट को 100 तरीके से लेने वाले हर तरीके के लोग अवेलेबल है। दुनिया इतनी बड़ी है कि आपको न जाने कितने तरीके के सोच वाले लोग मिल जाएंगे, बट आपको पता है आपका इंटेंशन सही है, आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो, एथिकली सही है वो चीज। एथिकली रॉन्ग होना बहुत बड़ा पॉइंट होता है। यदि आपका इंटेंशन एथिकली रॉन्ग है तो फिर वो तो गलत ट्रैक पे जाता है, लेकिन आपका एंड रिजल्ट आपका अच्छा है कि आप सही डायरेक्शन पे काम कर रहे हो, उन्हें बुला रहे हो, किस भी इंटेंशन से बुला रहे हो, उसके बाद आप उसके लिए काउंसलिंग करके उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। एंड रिजल्ट ये है कि यदि वो उसके अंदर 2% भी चाह है तो यू विल चेंज द लाइफ, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो हम उनको यही करते हैं, पहले हम उनको अपने यहाँ बुलाते हैं,
उनके साथ ही रहने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग में तो हमें एक बच्चे पे 6-6 घंटे देने पड़ते हैं, धीरे-धीरे करते-करते, क्योंकि उनको हमें पता करना होता है कि वो करते क्या हैं। अगर हम उनसे ये बोलेंगे कि आप ये गलत कर रहे हो, आपको कूड़ा नहीं बिनना है, तो वो कभी नहीं सुनेंगे। आप उनसे ये पूछो कि अच्छा क्या मिलता है तुमको? क्या करते हो? अच्छा कितना मिलता है? उनसे जब उनके तरीके से बात करो ना, उनकी लैंग्वेज में, तो वो ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। फिर धीरे-धीरे हम पढ़ाते ही नहीं, हम उनके साथ ही रहते हैं। जो वो करते हैं इधर-उधर जाना-आना सब करते हैं। फिर धीरे-धीरे जैसे हमारे जो ड्रग्स एडिक्टेड बच्चे थे, यहीं दिल्ली की बात मैं कर रही हूँ। मैं उनको खुद स्टार्टिंग में मैंने खुद उनको पैसे दिए हैं कि हाँ ठीक है जाओ करो, लेकिन कूड़ा बीन के नहीं पीना है। हम दे रहे हैं पैसा, जाओ पैसे से लो ना, कूड़ा बीनोगे थकोगे, इतना टाइम लगेगा, लो हम पैसा दे रहे हैं, जाओ करो आराम से। ऐसे करके धीरे-धीरे करते विश्वास करते जीतने की हाँ, बात है ना, क्योंकि अब विश्वास तभी आप जीत पाओगे जब उन्हें कोई चीज अपने लिए सही लग रही है। हाँ, तो अब आप यकीन नहीं करोगे मैम, वो मेरे घर के बच्चे नहीं है ना, मैं उनकी कुछ लगती हूँ, पर एक टाइम ऐसा आया 3 दिन 4 दिन 5 दिन उन्होंने मेरे सामने ही पिया। फिर मैं उनको बोली कि अच्छा चलो ऐसा करते हैं कि तुम लोग पियो, मैं तुम लोग को जो भी चाहिए खाना पीना जो भी चीज चाहिए हम सब करेंगे, लेकिन मेरे सामने करना है। फिर धीरे धीरे ये एक हुआ कि नहीं मैम के सामने करना है या दीदी के सामने करना है। फिर हुआ कि अच्छा यार आज तो पैसा नहीं है, कहाँ से दे बेटा तुम लोग को, आज पैसा नहीं है मेरे पास। ठीक है मैम कोई बात नहीं मैम, आज नहीं पियेंगे। जो बच्चा एक दिन बिना पिए नहीं रह सकता है, आप यकीन नहीं करेंगे, खाली बस वो इमोशनली कनेक्ट होना जरूरी होता है, वो रह ले रहा है। फिर कभी 1 दिन छोड़ा, 2 दिन छोड़ा, 3 दिन छोड़ा, 3-3 4-4 महीने लगते हैं छुड़वाने एक में, बच्चे को सही करने में। लेकिन वो हो जाता है। और आज की डेट में आप मैम यकीन नहीं करेंगे, वो बच्चे हमारे कंप्यूटर सीख रहे हैं यहाँ वाह। पे। जिस बच्चे को अपना नाम तक लिखने नहीं आता था, 1.5-2 साल में उसका ये इतना डेवलपमेंट हो गया है। कंप्यूटर में भी पढ़ने का नहीं, खाली बस पेंट वाला एक खोल के दे देंगे, लो करो, कुछ भी करो, गूगल पे सर्च करना है, वीडियो गेम खेलना है, ये करना है, वो करना है, जो करना है वो करो। कंप्यूटर चलाना ही अपने में एक बड़ी बात है, क्योंकि यदि हम अपने समय की बात हाँ। करें, यदि हम अभी से कुछ साल और पहले चले जाएं, तब तो कंप्यूटर चलाना एंड इंटरनेट चलाना ही एक टास्क हुआ करता था, और बहुत कम लोग थे, बहुत कम बच्चे ऐसे थे, जो कि मुझे याद है 2010-12 की बात है, उस टाइम पे बहुत कम लोग इंटरनेट चलाना जानते थे। बहुत सब लोगों को इंटरनेट चलाना इतने अच्छे से नहीं आता था, ना गूगल सर्च आता था। तो भाई ये भी एक बड़ी चीज है जिसने एजुकेशन का ई नहीं देखा। जिसे कुछ नहीं मालूम उसके लिए तो आप यदि कंप्यूटर तक आप उसे पहुंचा रहे हो, ये ही अपने में एक बहुत बड़ी चीज है। सो आई रियली प्राउड ऑफ यू कि तुम इतना कुछ कर पा रही हो। मतलब मेरे लिए ये सच में, मेरे लिए पर्सनली ये जानना काफी ज्यादा अलग एक्सपीरियंस है कि जिसको मैं अपनी नजर में एक छोटी सी बच्ची की तरीके से देखती हूँ, और वो बच्ची नहीं है, वो बहुत बड़ा काम कर रही है। जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को बोला कि जितनी ये छोटी दिखती नहीं है, इसके काम जो है ना, वो उनके कारनामे काफी ज्यादा बड़े बड़े हैं, जैसा मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया। ओके, तो साक्षी ये तो रहा लाइक आपका एक ऐसा लाइफ का पार्ट जिसे आप मतलब इस तरीके से, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा चीज है लाइफ का कि आप कैसे सरवाइव कर रहे हो पर्सनली। क्योंकि यदि आप बोल रहे हो कि एक बच्चे को 6 घंटा देते हो, तो आप कहाँ से, क्योंकि एक इंसान जो जॉब भी करता है वो 10 से 12 घंटे की जॉब करता है, ठीक है, 10 से 12 घंटे 9 घंटे जो भी आप बता लो, 9 to 5, तो उसमें उसके पास टाइम ही नहीं बचता है कोई और चीज करने का। आप बताते हो कि आप इतना सारा टाइम अपने बच्चों को दे रहे हो जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी एक शायद भगवान ने एक रिश्ता बनाया है जिसको आप चला रहे हो किसी भी अनजान इंसान के साथ। दिस इज अ रियली ब्यूटीफुल थिंग एंड लेकिन इसके साथ खुद का सर्वाइवल कैसे हो सकता है पॉसिबल, कि इस चीजों के लिए आप क्या कर रहे हो? मैम यही रीज़न है, एनजीओ और एनजीओ के मेरे बच्चे सारे रीज़न है कि मैंने एक कॉर्पोरेट सेक्टर में मैंने जॉब नहीं की। मैंने ये फील्ड चुना ही नहीं अपने लिए, क्योंकि मुझे पता है आज के डेट में हर कोई मेंटली बहुत प्रेशर है। कॉर्पोरेट सेक्टर में जो लोग भी जॉब कर रहे हैं, उनके पास जॉब के बाद आके थक के सोना होता है, फिर सुबह उठ के भागना होता है। तो मुझे अपने लिए ये लाइफ नहीं चाहिए थी। वो कहते हैं ना कि जिसके हाथ में हुनर होता है वो कभी भूखा पेट नहीं रह सकता। आपका हुनर आपको कभी भूखा पेट नहीं रहने देगा। तो बाय प्रोफेशन मैं फ्रीलांस आर्टिस्ट हूँ, साथ ही साथ मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ। तो इसके ज़रिए जो भी मुझे प्रोजेक्ट वर्क मिलते हैं उसमें मैं वर्क करके अपना वहीं से फाइनेंशियली जो भी अर्निंग होती है, चाहे वो वॉल पेंटिंग्स के ज़रिए हो, चाहे वो ग्राफिक के फील्ड का कोई काम हो, या फिर आप कह सकते हैं जो पेंटिंग्स पोर्ट्रेट्स बनाने हुए हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट आइटम्स की चीज़ें हो गई, वो सारी चीज़ें हो, तो उससे जो भी अर्निंग होती है मेरी थोड़ी बहुत भी, वो सारा मैं फिर अपना एक जो डेली रूटीन है उसमें से फिर मैं अपने बच्चों पे लगाती हूँ। तो आर यू सेटिस्फाइड विथ योर लाइक
मतलब अपने सारे काम से और अर्निंग से आपने क्या अपनी लाइफ ऐसी ही प्लान करी थी जैसी अभी जा रही है, या इससे भी कुछ आगे आपने प्लान कर रखा है जिन चीज़ों पे आप अभी अग्रसर हो, लाइक काम कर रहे हो उस चीज़ों पे? जी। मैम गोल बहुत ज़्यादा हैं, कहीं न कहीं बहुत बड़ी चीज़ें करनी है लाइफ़ में, क्योंकि अब ऐसा है कि अब सिर्फ़ मुझे अपने लिए नहीं करना है कुछ भी। अगर मैं सिर्फ़ अपने ड्रीम की बात करूँ, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे कुछ सपने थे जो नहीं पूरे हो पाए, अब मेरा सपना ही यही है कि मैं दूसरों के सपने पूरे कर सकूँ। तो इसी चीज़ को अपना मेन मोटिव मान करके मैंने ये सोचा है कि मेरे ज़रिए अगर मैं 350 बच्चों को आज पढ़ा रही हूँ, कल को वो बच्चे और बढ़ते जाएँगे। 5-6 से 350 आए हैं, तो 350 से 3500 भी शायद हो जाएँगे आने वाले 4-5 सालों में। पर अगर उनमें से कुछ बच्चे आगे जा करके किसी एक अच्छे पोस्ट पे या कुछ एक अच्छे फील्ड में अगर सेटल्ड हो जाते हैं, जिस भी फील्ड में वो जाते हैं, तो मुझे लगेगा कि हाँ, मेरा सपना आज फाइनली पूरा हो गया है। जब मेरे बच्चे कहीं पे जा करके ये बोलेंगे कि हाँ, हम इस एनजीओ के हैं या फिर यहाँ से हमारी ज़िंदगी बेहतर हुई है। तो वही मेरा अब गोल है। और दूसरी चीज़ ये है कि धीरे-धीरे काम करते-करते अब ऐसा हो गया है कि अब पर्सनल चीज़ें अब कुछ रह ही नहीं गई है। अब जो करना है वो इन बच्चों के लिए ही करना है। वो एक अटैचमेंट और ये अब कहीं न कहीं एक ज़िम्मेदारी हो चुकी है कि अब हम नहीं इसको छोड़ सकते, पीछे नहीं हट सकते किसी भी चीज़ से। अब उनके लिए ही करना है जो भी करना है। वो डेली अगर मैं कभी जैसे डीमोटिवेट होती हूँ या कभी मन करता है कि नहीं आज नहीं जाना है। कभी-कभी ऐसे-ऐसे ताने सुनने को मिलते हैं कि एकदम लगता है कि यार इतने साल से कर रहे हैं, ये सुनने को मिल रहा है, कौन छोड़ ताने दे देते रहा हैं। है आपको? सोसाइटी के लोग जिनको पढ़ा रही हूँ, कुछ उनके घर वाले, तमाम चीज़ें होती हैं जिनको हम बहुत रिनाउंड समझते हैं, जो लोग फ्रंट फुट पे बहुत अच्छे दिखते हैं, उनके थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती है। पर फिर लगता है नहीं वो कहते हैं ना कि जब तक आपकी बुराइयाँ होती रहे या जब तक आप चर्चा का विषय बने हुए हैं, तब तक आप ये समझिए आप कि आप सही आगे रास्ते बढ़ रहे हैं और सही रास्ते पे जा रहे हैं। सही बात है। तो इसी चीज़ को मान करके मैं एकदम इग्नोर करती हूँ सारी नेगेटिविटी को और हुँ। अपने गोल पे पूरा फ़ोकस करके काम कर रही हूँ। तो ये जो आप फ्रीलांसिंग जितना वर्क करते हो, इससे आपका घर चल जाता है? मैम चलाना पड़ता है कहीं न कहीं, बहुत तो अर्निंग नहीं है क्योंकि आपका ऐसे कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता है। आप जॉब करते फ्रीलांसिंग हो में कहीं पे तो समझ सकती हूँ, हाँ, फ्रीलांसिंग में आप बहुत ज़्यादा अर्न नहीं कर सकते। मतलब फिर भी मतलब देखिए, मुझे तो पर्सनली मालूम है कि किस तरीके की कंडीशंस है और हो सकती है, क्योंकि फ्रीलांसिंग में आपको कभी काम आ रहा है, कभी काम नहीं आ रहा है। हाँ। सो यू डोंट नो, बट आप जो एनजीओ तरफ का काम कर रहे हो, इसको आप स्टॉप नहीं कर सकते। हुँ, ये तो फ्लेक्सिबल है, आपका जो अर्निंग वाला सोर्स है। जी। बट आपका जो जाने वाला सोर्स है वो हुँ, फ्लेक्सिबल है ही नहीं, और उसको तो आप बीच में छोड़ भी नहीं सकते नहीं और छोड़ उसमें ब्रेक सकते, भी नहीं ले सकते। बिल्कुल भी नहीं। तो कभी-कभी ये चीज़ें टायरिंग होती हैं कि यार छोड़ो, हटाओ, बहुत कुछ हो गया, दिमाग खराब हो रहा है, नहीं हैंडल हो रहा है ये चीज़ें, सम टाइम ऐसा फ़ील होता है। मैम बहुत ज़्यादा होता है, कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि कर रहे हैं, जिनके लिए कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनको उस चीज़ की वैल्यू ना हो। फिर ठीक है, ये मैं अपने मन से अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ, पर कभी-कभी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होती है, चाहे वो फाइनेंशियली हो या ये आप कह सकते हो सोसाइटी के ज़रिए हो चीज़ें बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोगों की अब कहीं न कहीं एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। अब हम कोई भी चीज़ छोड़ नहीं सकते। कभी मैं सोचती हूँ कि यार इस बार पैसे नहीं है, लाओ ये फंक्शन रहने देते हैं या ये चीज़ नहीं कराते हैं। तो लोगों के फ़ोन कॉल्स आने लगते हैं, "बेटा इस बार ये फंक्शन नहीं हो रहा है तुम्हारा, ऐसे नहीं कर रही हो।" तो एक अब करना ही है, अब वो टास्क है, ज़िम्मेदारी है, सब कुछ है कहीं न कहीं। और सोशल सेक्टर में अपने एनजीओ को कैसे रन करा रही हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं स्ट्रगल है। अब उसमें एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगी। जैसे हर बार हमारा प्रिंटिंग कॉस्ट आता है, बैनर्स लगते हैं, हर हुँ, फंक्शन में हुँ, हुँ, सारी हुँ। चीज़ें होती है, तो हम कोशिश करते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा हैंडमेड करें। हम हुँ। बैनर प्रिंट करेंगे तो हमारे 300, 400, 500 रुपए खर्च होंगे। हुँ, अगर हम हुँ। चार्ट पेपर पे लिख लेंगे तो 50 रुपए में वो हुँ, हो हुँ, हुँ। जाएगा, ऐसे हो गया। फिर हम अपने बैनर्स पे आप कभी नोटिस करेंगे, हम कभी ईयर नहीं मेंशन करते हैं, क्योंकि अगर ओके, हम ईयर मेंशन कर देंगे तो हम अगर रीयूज़ नहीं कर पाएँगे। रीयूज़ नहीं कर पाएँगे उसको। हुँ। तो हम इन सब चीज़ों को बहुत मतलब कम में चीज़ें करना प्रेफ़र करते हैं। कहीं फ़ोटो लगानी है किसी की तो वो प्रिंट आउट 10 वाला निकाल के लाके लगा लेंगे। तो जितना जितना है पैसा या जितना चीज़ें हैं हमारे पास, उसमें ही हम लोग बेटर करने की कोशिश करते हैं। और बाकी टीम मेरी मैम बहुत अच्छी है, थैंकफुल। मेरी टीम बहुत अच्छी है, वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, सब तो मेरे ऐज टीम के तो हैं। आपके टीम जो आपकी बनी है वो तो धीरे-धीरे आपके साथ जुड़े होंगे। हुँ। तो किसी ऐसे टीम मेंबर के साथ कुछ स्पेशल लगाव, मतलब कि हाँ, ये बंदा मेरे साथ उस टाइम पे आया जिस टाइम शायद मुझे किसी एक कंधे की ज़रूरत थी। कोई ऐसा टीम मेंबर, मतलब क्योंकि टीम मेंबर जब ऐड होना शुरू हुए होंगे, दैट आल्सो वाज़ अ लाइक स्ट्रगलिंग टाइम रहा होगा, एज़ मतलब एनालाइज़ एंड एज़ आई थिंक। जी।
मैम है, एक टीम मेंबर है मेरा, वो मेरे एकदम बिल्कुल भाई के जैसा हो गया है वाओ। कहीं ना कहीं। वो पहले बस ऐसे ही वीडियोस देखता था, फंक्शंस में आना कभी कभार हो गया तो आना हो गया। उसके यहाँ से हम चेयर्स, हमारे पास चेयर तक नहीं थी एनजीओ में कि हमारे गेस्ट कोई आ जाएंगे तो हम उनको कहाँ बैठाएंगे। तो ओह। फिर उससे हमने कुछ चेयर्स ली, वो भी सेकंड हैंड। तो हम्म। एक कनेक्शन वहां से बिल्ट हुआ, और आज की डेट में अब ब्रांचेस जब हमारे बढ़ रहे हैं तो मैं उस पर इतना ट्रस्ट कर लेती हूँ कि मैं उसके भरोसे में अपनी आजमगढ़ की ब्रांच छोड़ करके मैं दिल्ली में 1 हफ्ते 10 दिन 20 दिन जितने दिन का काम होता है मैं यहाँ पे फोकस करके कर पाती हूँ। तो एक होता है ना कि आपको किसी किसी मोमेंट पे एहसास होता है कि नहीं, सिर्फ घर वाले ही अपने नहीं होते, कुछ बाहर वाले भी अपनों से ज्यादा आपकी लाइफ में वो एक वैल्यू कहीं ना कहीं बना चुके होते हैं। तो एक बार किसी ने कुछ बोल दिया था मेरे को कि लाइक ये अरे ये तो किडनी बेच रही है लड़कों की, तो पैसा तो कमाएगी, ये तो लड़की है, खुश कर लेती है इसलिए एनजीओ चल रहा है, इसका अधिकारियों को खुश करती होगी, इतने मेंबर्स हैं, हाँ इसीलिए क्योंकि ये तो लड़की है। अब सुनते सुनते कोई चीज जब डायरेक्ट कान में पड़ती है अचानक से तो वैसा हिट करती है। तो उस टाइम पे उसने बहुत संभाला है कहीं ना कहीं कि छोड़ो सबको, हम लोग हैं, ये है वो है। बीच में मैं लगभग 15-20 दिन के लिए मैं एकदम सब शट डाउन कर चुकी थी कि नहीं अब नहीं हो रहा है मेरे से। मतलब बहुत गंदे गंदे थॉट्स आते थे हमेशा, इतनी ज्यादा ओवर थिंक करती थी कि कुछ हो जाए, कुछ इधर चली जाऊं उधर चली जाऊं। पर लेकिन उस टाइम पे उसने पूरे तरीके से कहीं ना कहीं संभाला था। तो हाँ, वो है, भाई जैसा है मेरा जी। ये कहते हैं ना कि कोई यदि सही काम सही तरीके से भी आगे बढ़ रहा है ना, तो टॉन्ट मारने वाले या गलत उस चीज को समझने वाले बहुत लोगों है, की कमी नहीं है दुनिया बहुत में। ज्यादा है। आप सही काम भी कर रहे हो फिर भी आपको ताने मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि किसी से पहली चीज तो ये चीज मैंने ऑब्जर्व करी है कि कोई लड़की यदि सही तरीके से भी आगे बढ़ रही है ना, तो लोग उसे गलत नजरिए से ही देखते हैं कि शायद इसने कोई गलत रास्ता चुना है। बिल्कुल। कि क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं होता है कि ये इतनी सफल कैसे हो रही है, ये आगे कैसे बढ़ रही है, ये इतना कर कैसे पा रही है। लोग बहुत अंडर जज करते हैं लड़कियों को। तो इस वजह से ये सारी चीजें बड़ी देखने मिलती हैं। लेकिन मतलब आज मुझे भी इतनी सारी बातें तुम्हारे बारे में पता नहीं थी। आई रियली प्राउड ऑफ यू। एंड मतलब ओके, तो कितना साल हो गया इस काम को करते हुए? मैम इस बार अप्रैल में 6 साल पूरे हो जाएंगे। ओह वाओ। जी। ओके, तो तुम्हारी कितनी ब्रांचेस, मतलब एक बता रहे हो आजमगढ़ में चलती है और हाँ, एक आप यहाँ पे चला रहे हो? आजमगढ़ में हमारी 3 ब्रांचेस है। ओह। हाँ, जो एरिया अभी हम आजमगढ़ में कवर कर रहे हैं वो हतिया गांव है, हम्म। गौरी शंकर घाट, दलाल घाट, हम्म। फराज टोला, कदम घाट और अनजान शहीद। फिर उसके बाद हमारी एक और ब्रांच है सिधारी पे। फिर एक ब्रांच हमारी दिल्ली में है, कीर्ति नगर में। अभी हम लखनऊ में भी अपना स्टार्ट करने वाले हैं ये 10 मार्च से। अरे वाह। तो जी। वहाँ के कुछ लोग वॉलंटरी आपसे जुड़ते हैं, फिर आप वहाँ के चीजें एक्सप्लोर कर पाते होंगे। जी। तो आपको कैसे मतलब लोग कांटेक्ट, क्योंकि एक जिस शहर में आप रह रहे हो उस शहर का आपको तो अच्छे से पता होता है। आप किसी दूसरे शहर में जा रहे हो, दूसरे शहर के साथ, तो आपके वॉलंटरी जो होते हैं वो आपके साथ कैसे अटैच होते हैं, कहाँ से जुड़ते हैं वो लोग? मैम वो लोग हमें कांटेक्ट करते हैं फेसबुक के थ्रू हो गए, इंस्टा पेज के थ्रू हमारे हो गए, या वेबसाइट के थ्रू हमारे पास वॉलंटियरशिप का फॉर्म आता है। और कुछ लोगों का, कुछ बच्चों का होता है इंटर्नशिप के लिए, जो भी कॉलेजेस में है, तो इंटर्नशिप के लिए भी हमारे पास फॉर्म आते हैं, कॉल्स आते हैं। तो ज्यादा कहीं ना कहीं हेल्प तो हमारा ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही कर रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जी। अरे हमने आपके फाउंडेशन के नाम के नाम तक नहीं बताया ऑडियंस को। जी मैम, हमारे फाउंडेशन का नाम है सुदीक्षा नई राह फाउंडेशन। सुदीक्षा का मतलब ही होता है सुंदर, दीक्षा, दीक्षा मतलब दान। और मुझे लगता है शिक्षा से अच्छा दान और शिक्षा से सुंदर दान कुछ हो ही नहीं सकता। सही बात है। मैं जी। वेबसाइट आपको लिंक में डाल दूंगी, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा एक बार। ओके, ये रही तो लाइफ आपकी, मतलब ऐसी जो मतलब शायद किसी को नहीं पता होगी। एंड मैं तो इतना जानती हूँ कि इंटरनेट पे या आज ये पॉडकास्ट भी हमारा लाइव हो रहा है, तो इस पे भी किसी ने कभी किसी की ऐसी लाइफ नहीं देखी होगी कि मतलब अपनी लाइफ छोड़ के अपनी इनकम, अपना पैशन, और कहते हैं ना हर इंसान की अपनी एक वो होता है कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें ये करना है, बहुत सारी चीज़ें, हमें यहाँ घूमने जाना है। भाई मेरी भी जैसे बहुत सारी चीज़ें कि मुझे ये घूमना है, वो घूमना है। लेकिन शायद ये गट्स कभी नहीं रही मेरे अंदर। गट्स है कि मैं एक एनिमल शेल्टर खोलना चाहती हूँ जिसमें मैं सारे एनिमल्स को रख पाऊँ, उनका खाना पीना देख पाऊँ, कर पाऊँ। लेकिन मेरे अंदर वो गट्स नहीं है करने की। आप इतनी छोटी उम्र से इतना कुछ कर रहे हो और अपने बारे में सोच भी नहीं रहे हो, बस सोच रहे हो कि जैसे हो रहा है हो जाएगा, कहीं ना कहीं से आ जाएगा, मैं कर रही हूँ, ऊपर वाला है मदद करेगा। करते जाएंगे। ये गट्स होना बहुत बड़ी बात है, मतलब बिल्कुल। बहुत बड़ी चीज है। जी। क्या कभी ऐसा लगता है कि ये जो एनजीओ हम चला रहे हैं इसके अलावा छोड़ के कभी हम अपने करियर गोल पे भी आगे काम करें? नहीं मैम, इसलिए नहीं लगता है क्योंकि अब प्यार हो गया वो है। प्यार हो गया है। अब उनके पास वही सुकून है। जब मेरे को इतनी नेगेटिविटी मिलती है सुनने को, तब बस वो बच्चों की शक्ल और वो जिस तरीके से आके हक करते हैं, मैडम जी मैम जी हमके दे दा, मैम जी हमके ना दे लू वाली, जब उनकी जब बातें याद करती हूँ ना, तो लगता है कि यार यही तो है। हम
क्या करेंगे सब कुछ अपने लिए, खुद के लिए करके? आखिर सब जब ऊपर जाना है तो सब धरा का धरा रह जाएगा, हम जितना भी अपने लिए बना लें। अगर इनके लिए हम कुछ कर देंगे तो इनकी लाइफ सुधर जाएगी कहीं आई एम ना डैम कहीं। श्योर आपके फादर ऊपर बैठ के सीरियसली बहुत प्राउड फील करते होंगे कि मतलब भले मैं चला आया लेकिन मैंने बहुत स्ट्रांग बेटी इस दुनिया को दी है, जो मेरे पीछे से इतने सारे बच्चों की जिंदगी ये तो संवार रही है। है। लाइक ही विल बी वेरी प्राउड ऑफ यू। मेरे को लोग पूछते भी हैं कि तुम्हारा कैसे, क्यों कर रहे हो इतना, कोई घर पे कुछ है पहले से कुछ ऐसा? तो मेरे को हम जैसे मेरे पापा हैं वो बहुत सोशली वो बहुत इन्वॉल्व रहते थे। मतलब उनका ये रहता था कि अगर वो दिन में खाना खा के नहीं भी निकल रहे तो उनका बाहर इतने लोगों से कांटेक्ट रहता था कि वो सब सफाई कर्मियों, ये भी नहीं कि बहुत हाई फाई लोगों से कांटेक्ट है या कुछ इस तरीके का, नहीं, बहुत ही नीचे तबके के लोग जो लोग होते हैं उनसे उनका उठना बैठना, इतने प्यार से उठना बैठना। आपको अपने पापा से काफी सारी चीजें मिली हैं। बहुत, ये चीज़ जो मेरे अंदर है मुझे लगता है कि मुझे मेरे पापा से ही मिली, और कहीं न कहीं वही मेरे रोल मॉडल हैं, वही सब कुछ है। क्योंकि मुझे याद है कि एक टाइम पे जब उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी हार्ट की, उस टाइम पे मैं पेंटिंग वगैरह करती, तो उनको जैसे होता है ना लोग घर पे मिलने के लिए आते हैं, तो घर पे उनको मिलने के लिए पापा से आते थे, तो उनका ही रहता था कि उनसे ना कुछ पूछे, लाओ अपनी वाली पेंटिंग दिखा दो, लाओ वाली सर्टिफिकेट दिखाओ जो वहाँ के वाओ। एग्जीबिशन में जीती थी, वो गोल्ड मेडल दिखा दो अपना। उनके ज़रिए फिर, और कितना भी अगर मैं कहीं भी मतलब नेशनली भी कितने अवार्ड्स मिले, मेडल्स मिले, इंटरनेशनल मेडल मिले, पर लेकिन पापा ने कभी ये नहीं बोला कि नहीं बहुत अच्छा की हो या अच्छा कर रही हो, कभी नहीं। हाँ, मिल गया होगा ऐसे दे दिए होंगे, कभी मतलब कि वो सामने से नहीं दिखाते थे कि नहीं हम तुम्हें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं वो, और मतलब कहते पीछे से उनका पूरा हाँ, सपोर्ट था। लेकिन जब लोग आते मैं चिढ़ती थी कि क्यों हमेशा मेरा पूरा ऐसे खुलवा देते हैं, हम नहीं दिखाएंगे अपना किसी को, सब लोग क्या बोलेगा ये वो। तो अब कहीं ना कहीं वो सब कमी खलती है, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है जब आप कुछ कर रहे हो तो आपको कोई पीछे से अप्रिशिएट करे, अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। आप भी अपने फील्ड में काम कर रही हैं, जब आपके फॉलोअर्स या कमेंट्स, जब पॉजिटिव कमेंट्स आते होंगे तो कहीं ना कहीं उससे और मन करता होगा कि नहीं यार मेरे को तो और करनी है अपने लोगों के लिए, अपने मैं फॉलोअर्स अपने के पति लिए। को बैठा के बोलती हूँ मेरी तारीफ करो। हाँ। नहीं करोगे तो मुझे कहाँ से आएगा। बहुत ज़रूरी चीज़ है ये एक्चुअली लाइफ में, यही होता है, तारीफ अप्रिशिएशन मिलना बहुत ज़रूरी है। यदि वो बहुत नहीं मिल ज़रूरी रहा है है। ना तो वो मोटिवेशन आपको नहीं आता है। एंड मतलब सीरियसली मतलब मुझे फील ऐसा होता है कि योर फादर सच में बहुत ज़्यादा प्राउड करते होंगे। मुझे इमोशनल हो रही हूँ बात करते हुए, लेकिन आई एम 100% श्योर कि मतलब आपके पापा इतने खुश होंगे ना, ऊपर बैठ के देख रहे होंगे और वो कह रहे होंगे कि भाई मतलब मैंने बहुत अच्छी बेटी भेजी है नीचे इतने सारे लोगों की सेवा करने के लिए। जी। एंड और मम्मी कहाँ रहती हैं आपकी? मैम मम्मी घर पे ही रहती है, पूरी फैमिली मेरी आजमगढ़ में ही रहती है। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मेरी सबसे बड़ी बहन है, उनकी शादी हो चुकी है, फिर Okay. 2 भाई हैं, दोनों भाभियां हैं, उनके बच्चे हैं, और एक मेरे से छोटा भाई है। अच्छा, जी, तो वो तो लोग ये वहीं सारे पे लोग रहते हैं। आजमगढ़ में रहते हैं हाँ, और फैमिली आप पूरी। यहाँ पे अपने भाई के साथ रहते हाँ, हो? मैं अपने छोटे वाले भाई के साथ छोटे अभी भाई के दिल्ली साथ। में रह रही हूँ। तो टोटल कितने भाई बहन हो आप हम लोग? टोटल 5 भाई बहन हैं। 5 भाई बहन हो। जी। मतलब 3 लोग शादी वगैरह करके निपट गए हैं हाँ। एंड आप 2 बैचलर ही हो जो यहाँ पे रह रहे हो। ओके। जी। तो अब घर से शादी वगैरह का प्रेशर नहीं आता? मतलब मैम जैसे शादी की एज तो हो गई, क्या एज है आपकी? मैम मेरी 24 है। हुँ। शादी आई का चलता है, थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है सबके हुँ, साथ हुँ। में, तो मेरा कोई ऐसा वो नहीं है कि नहीं एकदम फैमिली के अगेंस्ट चले जाना है या कुछ नहीं। मेरा सिंपल सा है कि मेरे कुछ गोल्स हैं, वो मुझे पूरे कर लेने दीजिए, जैसे जो जहाँ जब बोलेंगे हम कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई लाइफ में है हाँ। आपके? कोई लाइफ में है ऐसा तो अभी कुछ नहीं है मिला फिलहाल। नहीं, नहीं, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि आप किसी पे, भरोसा और नहीं कर मेरा सकते। सेक्टर ऐसा है ना कि मेरे को हर चौथे दिन किसी नए इंसान से मिलना है। फील्ड वर्क में कभी कहीं भी किसी गली गुच्चड़ में जाना है, नाले के पास जाना है, तो मुझे नहीं लगता है कि हर कोई इस सब चीज़ों को हैंडल कर पाएगा। राइट। तो अब कहीं न कहीं एक डिस्ट्रैक्शन होता है जब लाइफ में आपके कोई आता है, क्योंकि उसे भी टाइम देना होता है, इम्पोर्टेंस देनी होती है, सब तमाम चीज़ें होती हैं, और अभी मेरे लाइफ में उतना टाइम ही नहीं बचा है कि मैं किसी और को ला करके उसके लिए भी कुछ कर पाऊँ। तो वो फैमिली के ऊपर है, फैमिली को जब जैसे जो सही लगेगा उनके हिसाब से चीज़ें करनी है। क्योंकि कहीं न क्योंकि मेरे घर वालों को मेरा ये सब काम नहीं पसंद है, तो चलो कम से कम जो उनकी खुशी के लिए यही कर लेते हैं। उनको सोशल सेक्टर का काम उतना मेरा नहीं वो लगता है, उनको ये कि हाँ, क्या कर रही है, ये सब तो एक एज के बाद करना होता है, अभी कितनी बड़ी हो तुम, कमाओ अभी, फोकस करो, देखो वो इतना काम कर रही है, कमा रही है, तुम कुछ नहीं कर रही हो। तो वही मैं बोलती हूँ कि एक टाइम आएगा, मेरा एनजीओ भी इतना बड़ा हो जाएगा ना कि मैं तुम ही लोग को सीए के तौर पे उसमें हायर करूंगी, इतना बड़ा मुझे करना है, रुक जाओ, वेट करो तुम लोग। सही ऐसे बात बोल है। देती हूँ। तो एनजीओ जो आपका है इसमें गवर्नमेंट से भी हेल्प मिलती है कभी?
नहीं मैम, अभी फ़िलहाल तो नहीं मिल रही है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे क्राइटेरियाज़ हैं और फिर आप सारी चीज़ें जब फुलफ़िल भी कर लेते हो, फिर भी उसके बाद भी आपको बहुत सारी चीज़ों से निकल के जाना पड़ता है। अभी ऐसा तो कुछ गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं हो रही है, लेकिन जो हमारे लोकल वहाँ आज़मगढ़ सिटी के लोग हैं और कुछ हमारे मतलब जो एनजीओ से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग थोड़ी बहुत हेल्प करते रहते हैं। लाइक अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना, या किसी की पुण्यतिथि है तो उस पे सेलिब्रेट करना, तो उन्हीं सब चीज़ों से कहीं न कहीं हमारा थोड़ा-थोड़ा आपका चल थोड़ा-थोड़ा रहा है। चल रहा है बस। ओके। जी। तो यही चीज़ आप अभी दिल्ली में भी कर रहे हो, सेम चीज़? जी, बिल्कुल। मैंने देखा है आजकल इन्फ्लुएंसर्स भी इस तरीके के अंडर प्रिविलेज संस्थान जो हैं हुँ। उनमें जाके वो अपना बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करते हैं, चीज़ें करते हैं। तो कभी इन चीज़ों पे भी आपने लोगों को अपने बारे में बताने की कोशिश करी है कि आप उनको भी बताओ? क्योंकि यदि बात सिर्फ ऑथेंटिसिटी की आ जाती है, जैसे मैं हूँ, मेरी एनिवर्सरी आने वाली है, तो मेरा मन है कहीं जाने का ऐसी जगह, बट जी। मुझे सिर्फ भरोसा नहीं होता है कि मैं वहाँ जाऊँगी, क्योंकि मैं सिर्फ ऐसे कैश में पैसा देके नहीं करना चाहती कि मुझे आइडिया है कि पैसा कुछ भी बदल सकता है, बिल्कुल, किसी की भी नीयत बदल जाती है। बिल्कुल, तो मेरा बिल्कुल। मन रहता है कि हाँ, मैं अपनी तरफ से फिज़िकली उन चीज़ों को कर पाऊँ, लाइक खाना हो सकता है, वो गिफ्ट हो सकता है, पढ़ाई की चीज़ें हो सकती हैं, कपड़े हो सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, व्हाटएवर इट इज़ एक्स, वाई, जेड। तो बिल्कुल। इन चीज़ों को करने के लिए एक ऑथेंटिक जगह मिलना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो मुश्किल जाता होता है। है, तो एग्ज़ैक्टली। हम डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि हम किसके पास जाएँ। तो इन चीज़ों के लिए अभी आप कुछ कर रहे हो? जी, मैम, हम लोगों को अप्रोच तो कर ही रहे हैं हुँ, फ़िलहाल, जो भी बड़े लोग हैं या जो भी करना चाहते हैं, हमारे पोस्ट भी रेगुलरली चलते रहते हैं। हुँ। इसमें आप सही बोल रही हैं कि इसमें फ्रॉड बहुत ज़्यादा बहुत है। ज़्यादा है। लोग मतलब डोनेशन के नाम पे और बच्चों के नाम पे, ये तो एक ऐसा सेक्टर, बच्चों के नाम पे तमाम फ्रॉड भी हो रहे हैं, तमाम पैसे लिए जा रहे हैं। आपसे 500 लोगों के लिए लिया जाएगा, लेकिन दिया जाता है ऑन ग्राउंड खाली मात्र 100 से 50 बच्चों को ही, बाकी पैसा सारा जेब में जा रहा है। तो हम इसीलिए लोगों को कहते हैं, जब सामने से कोई हमारे पास फर्स्ट टाइम विज़िट करता है या जुड़ना चाहता है, तो हम पूछता है कि हम कुछ देना चाहते हैं, करना चाहते हैं, हम कर सकते हैं। मेरा पहला कॉल उनसे यही होता है कि नहीं, आप अभी मत करिए, आप आइए, आपको जब लगे तब आप हुँ। दीजिए, क्योंकि अगर आपके मन में थोड़ा-सा भी डाउट रहेगा या ये लगेगा कि कहीं ये लोग भी तो ऐसे नहीं है, तो वो पैसा मेरे फिर फलेगा नहीं, वो मेरे यूज़ में नहीं आएगा, हुँ। वो कब चला जाएगा मुझे पता नहीं चलेगा। लेकिन भाई आप एक अच्छी नीयत से और एक अच्छा सोच करके देंगे, ट्रस्ट करके देंगे, तो वो आप एक बार नहीं, आप हमेशा के लिए जुड़ जाएँगे हमारे साथ, जिस दिन आपको हमारे पर भरोसा हो जाएगा। जैसा आपका एक तरीका है कि आप एक बच्चे को अडॉप्ट करवा देते हो हाँ, वर्चुअली, बिल्कुल। और आप स्कूल की फीस, आप जैसे आप अपने बच्चे की फीस वगैरह हैंडल कर रहे हो, उसी हाँ, तरीके से आप उस बच्चे का सब कुछ हैंडल बिल्कुल, करो, आपका अपना रिपोर्ट कार्ड वगैरह मैनेज सब करो, कुछ। जैसे बताया आपने। जी। ये चीज़ वैसे मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि आप किसी एक को पूरा-पूरा राइट्स दे रहे हो देखने हुँ, का कि क्या हो रहा है, आप पूरा-पूरा देखो और आप एग्ज़ैक्टली। खुद ही डील करो। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं, मतलब बट पता स्टिल हो आप आपको। आपको पता हो हाँ, सारी सारी चीज़ें कि चीज़ें। क्या-क्या हो हुँ, रहा है और आपको सारी जानकारी हो। हाँ, एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड वे लोगों को मतलब ऑथेंटिसिटी दिखाने का एक बहुत अच्छा तरीका है जैसे आप कर रहे हो। जी। एंड मस्ट से एक चीज़ मैं ये भी कहूँगी कि आप इन चीज़ों के लिए जो इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो थोड़ा-सा सोशल वर्क में जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हुए हैं, जो थोड़े से सेंसिटिव हैं, जी। उन चीज़ों पे आप उनको रीच आउट कर सकते हो। जैसे मेरे जैसे लोग हैं हाँ, बिल्कुल। थोड़े सेंसिटिव हैं इन चीज़ों में हम हाँ, करना चाहते हैं, बट हमें कोई ऐसी ऑथेंटिक जगह मिलती नहीं है। बट जी, डेफिनेटली हम अपने किसी ना किसी ओकेजन पे आएँगे, ज़रूर ज़रूर आएँगे। मैम, एंड ज़रूर। हमारा मन था, ये चीज़ दिमाग में थी मेरे, बट हाँ, अब मुझे मिल चुका है तो डेफिनेटली आएँगे। जी, मैम, एक चीज़ बोलना चाहूँगी, हाँ, जैसे आपने बात की ऑथेंटिसिटी की और एक ट्रस्ट की, हाँ, तो वो यही मुझे लगता है कि ऐसा सबको समझना चाहिए कि मैं आपकी फॉलोवर हूँ और आप हुँ। मेरे से मिली, हमारा रीज़न मिलने का पर्पज़ कुछ और था, फिर आप समझी, आपको कहीं न कहीं कुछ एक सच्चाई या एक दिखा होगा कि नहीं, इसमें सच में ये सच बोल रही है, क्योंकि आजकल में झूठ बोलने वालों की कमी नहीं कमी है, नहीं है, सही बिल्कुल बात है। भी। तो आप, अगर मैं आज यहाँ पे आपके पॉडकास्ट में बैठी हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, कुछ सच्चाई है मेरे काम में, मैं कुछ बेहतर कर रही हूँ, तब आपने आज मुझे इनवाइट किया है यहाँ पे इतने बड़े अरे प्लेटफ़ॉर्म बिल्कुल, पे। बिल्कुल। तो मतलब देखो, आप अपनी जिस एज में अभी हो ना, ये एज बहुत ही छोटी है। इस एज में इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी लाइफ़ की फ्रीडम दिखती है। हम भी इस एज ग्रुप से निकल के आए हैं, तो हमें भी पता है कि लाइफ़ की इम्पोर्टेंस हमारे लिए उस समय क्या थी। हमारा सिर्फ़ ये था कि पैसे कमाओ, खर्च करो हुँ, और एन्जॉय करो लाइफ़ को, घूमो-फिरो और अच्छी चीज़ें खाओ-पियो। मतलब लाइक यही सब होता है लाइफ़ में, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप अपनी एनर्जी लेवल के एकदम हाई पॉइंट पे होते हो इस समय। बिल्कुल। 25 की एज तक। उसके बाद से आपकी लाइफ रिवर्स होना शुरू होती है, 25 के बाद से। जी, तो आप अपनी लाइफ के उस पीक पॉइंट पे आप इन चीज़ों से जुड़े हो, जिस टाइम पे इंसान सिर्फ़ अपने बारे में सोचता है। और बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। आई थिंक आई डोंट नो कितने लोग इस चीज़ों को समझ पाएँगे, कितने जो रिलेट कर पाएँगे इन चीज़ों से, बट दिस इज़ अ वेरी, वेरी बिग थिंग। ओके, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, जैसे मतलब आपके उसमें काफ़ी ज़्यादा जैसे लड़कियाँ भी हैं हुँ, लड़के भी हैं और हर एज ग्रुप के हैं।
कोई ऐसा बच्चा जो अभी थोड़ा ऊंचाइयों तक पहुंचा हो, और जो लड़कियां आ रही हैं वो किस तरीके के बैकग्राउंड से आ रही है, वो क्या करती थी जिनको आपने इम्प्रूव करके कहाँ तक पहुंचाया, कोई एक अच्छा केस, कोई एक अच्छा स्टूडेंट आपका जिनके साथ आपका कोई अच्छा रहा हो, एक एग्जाम्पल। जी, बिल्कुल। बेसिकली जो हमारी मैम क्लासेस चलती है वो नदी के किनारे, एक तमसा नदी पड़ती है, उसके किनारे घाट है, वहाँ पे हम पढ़ाते हैं। तो अच्छा। आस-पास के एरिया के जो भी बच्चे, उनको स्विमिंग बहुत अच्छी आती है। ओह। मतलब वो पुल होता है, पुल पे से वो जंप करते हैं और अंडर वाटर स्विमिंग करके वो घाट पे निकलते हैं। तो उनमें से 3-4 बच्चियाँ हैं जो बहुत बेहतर कर रही हैं। उनकी हम ट्रेनिंग्स के साथ-साथ उनको और मतलब इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे ले जाने की प्रैक्टिस चल रही है, मतलब उस पे ओके, काम स्विमिंग हमारा में। है। हाँ जी। वाओ। और उसके बाद में बच्चियाँ जो हमारी आती हैं, उनका बैकग्राउंड आप कह सकते हैं घरों में काम करना हो गया, और जो मिठाई के डब्बे वगैरह बनते हैं, उस पे जो ऊपर की लेयर लगानी होती है पेपर की, वो चिपकाना हो गया। ओके, लेबर वर्क मतलब एक एक तरीके तरीके से। से। ये सारे बैकग्राउंड से आती हैं। वो अब हम उनका एकदम से तो पहले नहीं छुड़वा पा रहे थे काम, क्योंकि अब छुड़वाने का मतलब ये है कि घर वालों का ताना सुनना, प्लस उसके बाद जल्दी शादी, वो लोग के घर में होता है जल्दी शादी कर दो वाला। तो हम कहे कि जितना अर्निंग तुम्हारी किसी के घर में झाड़ू पोछा लगाने से हो रही है, मम्मी कर रही है तुम्हारी या और कोई कर रहा है, वो ठीक है, समझ में आता है कि कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से करना पड़ रहा है उन्हें। लेकिन जितनी अर्निंग तुम्हारी अगर इस काम से हो रही है, अगर उसकी डबल अर्निंग या उतना ही पैसा अगर तुम्हें घर बैठ के अगर किसी काम से मिल जाए तो तुम लोग करोगे। तो फिर बच्चों ने हाँ बोला, तो फिर हमने कुछ ट्रेनिंग्स बच्चों को कराई, ऐसी ट्रेनिंग्स जिसमें हमारा जो मटेरियल कॉस्ट है वो बहुत कम आए और कुछ मतलब नेचर में भी हेल्प हो सके। तो हम लोगों ने वेस्ट मटेरियल से चीजें बनाना शुरू किया, और जो पुराने जमाने में कहीं ना कहीं जो चीजें विलुप्त होते जा रही है, गांव की चीजें, या जो पहले हमारी दादी अम्मा लोग बनाती, जैसे वो आप मूंज करके एक होता है, उसकी टोकरी बनाना हो गया, हाथ वाला बेना हो गया, और भी तमाम चीजें जो मतलब झूले होते हैं रस्सियों के प्रॉपर नए तरीके से, उसको झूले बनाना हो गया, बैग्स बनाना हो गया, जूट के बैग बनाना हो गया, हैंड क्राफ्टेड पर्स, ज्वेलरीज। और अभी तो हम गोबर से भी, मतलब गोबर की मूर्तियां, गोबर के दिए, धूप बत्ती, ये सब चीजें भी हम बनवा गोबर की धूप बत्तियां और गोबर की वो दिए मैंने भी देखे, और काफी ज्यादा पैसे देकर मैंने खरीदे थे। अभी रिसेंटली हमारी सोसाइटी में 10-10 रुपए के बेचते हैं मात्र। वाओ, छोटी मतलब दिया 5 रुपए में। मैंने 200 रुपए का शायद ये पैकेट खरीदा था। उसमें शायद मुझे याद है कि उसमें शायद 50 पीस रहे होंगे, 200 रुपए का था, मेरे यहाँ लगा था, तो ऐसे आया हुआ था। तो मतलब सोसाइटीज वगैरह में, हाँ एक चीज ये काफी अच्छी चीज है, जैसे आप, और आपने अभी एक फोटो दिखाई थी मुझे वो बेडशीट वाली, वो मुझे सच में बहुत अच्छी लगी कि नॉर्मल बेडशीट हम जो बाय करते हैं वो मतलब किसी भी कॉटन मटेरियल में यदि हम बाय करते हैं तो 1500 से 1600 ऐसे कम की नहीं पड़ती है हमें एक अच्छे कॉटन मटेरियल की बेडशीट। बट आप हैंड पेंटेड बेच रहे हो, हैंड पेंटेड की कॉस्ट यूं ही बढ़ जाती है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगी कि आप हैंड पेंटेड की तरफ, जो पेंटिंग में लड़कियां हैं ना, उनको आप और भी ज्यादा आगे करो। जो साड़ियां हैं ना, उनको आप हैंड पेंटेड करके बेचो। आई वुड लव टू प्रमोट, मतलब मैं डेफिनेटली, आप प्लेन साड़ियाँ, प्लेन थान के कपड़े, ये मतलब मेरी तरफ से एक आइडिया है आपको कि आप प्लेन थान के कपड़े व्हाइट कलर के या किसी भी कलर के लीजिए, थान के कपड़े साड़ी का, और आप उसको प्रॉपर हैंड पेंटेड कराइए और उसको डाई करा के फिर उसको सेल करिए। मैं डेफिनेटली आपको प्रमोट करूंगी, और आप उसके लिए, सेलिंग के लिए अपना एक अलग से पेज डालिए जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से ही रिलेटेड हो कि ये बच्चे बना के इसको सेल करते हैं। तो और मैं अपने जानने वाले सभी लोगों से ज़रूर कहूँगी कि इन चीज़ों को प्लीज़ प्रमोट करें। एंड आप, एक और आइडिया रहेगा कि आप इन्हीं चीज़ों को अनारकली सूट्स वगैरह में डाल सकती हैं जो लोग पहनना चाहते हैं। और हैंड पेंटेड के नाम पे चीज़ें बहुत महंगी है। आप हैंड पेंटेड के साथ साथ बच्चियों को हैंड एम्ब्रॉयडरी भी सिखा सकती हैं, तो ये भी आगे जाके उनके लिए ना बहुत हेल्पफुल होगा और उनके लिए एक बहुत अच्छी इनकम सोर्स जनरेट करेगा। मतलब मैंने खुद पे किए हैंड पेंटेड के नाम पे, हैंडमेड के नाम पे 3-3, 4-4 हज़ार रुपए एक प्रोडक्ट पे। तो आई अंडरस्टैंड कि हैंडमेड चीजों की कितनी ज्यादा वैल्यू है। तो आप डेफिनेटली इसको कीजिए। आई वुड लव टू प्रमोट दीज थिंग्स। जरूर मैम, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपने खुद से बोला इस चीज के लिए। अरे नहीं, बिल्कुल मैं खुद भी करूंगी, और मैं अपने जानने वाली जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं जो इन चीज़ों में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट ले सकती हैं, मैं उनको भी बोलूंगी इन चीज़ों को करने के लिए। बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो साड़ी वगैरह में ज़्यादा काम करते हैं एंड उनके रिकमेंड की हुई चीज़ें लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। मैं डेफिनेटली उनसे आपके लिए बोलूंगी कि आपकी चीज़ें प्रमोट करें। अच्छा, हमने बात करी थी आपसे अभी कि कोई ऐसा बच्चा जो आपका अभी सबसे ज़्यादा हायर लेवल पे गया हो, मतलब कोई ऐसा बच्चा है जिसको आप काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचा पाए हो? जी मैम, हमारा एक बच्ची है हमारी, वो यही छोटा मोटा, उसकी पेंटिंग थोड़ी अच्छी थी। अब जैसे मैं भी आर्ट्स के फील्ड की हूँ, तो मेरा थोड़ा सा अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है कि आर्ट्स के थ्रू चीज़ें
कैसे कराई जा सकती है। तो एक बच्ची है हमारी, वो मात्र 1 महीने के अंदर लगभग 15-20 हज़ार की सेल की थी। कहाँ वो 500 कमा रही है महीने का, और कहाँ उसने, और वो भी आप यकीन नहीं करोगे किस घरों में जा रही है, जो भी हमारे यहाँ के मेन जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनकी वाइफ, अपर आयुक्त और एसपी, डीएम, एसएसपी सबकी वाइफ्स हमारी बेडशीट्स खरीद रही हैं, और बहुत खुश होकर के अपने और लोगों को गिफ्ट करने के लिए उन लोगों ने मंगाया। 1 महीने के अंदर अंदर उस बच्ची ने इतना अच्छा प्रोग्रेस किया, इतना अच्छे से उसने कमाया। एक और हमारी बच्ची है, वो मंदिर पे ही रहती है, मतलब मंदिर की साफ सफाई, भोग लगाना सुबह शाम का। अच्छा। उसने हम लोग मतलब वो थोड़ी डॉल सी प्यारी सी है, उसको पसंद है फ्रॉक पहनना, तो हमने उसको एक बार एक कंपटीशन में भेजा था पेपर की गुड़िया बना करके, क्योंकि अब कहाँ से हम ड्रेस लाए महंगे महंगे या कस्टमाइज ड्रेस लाए, उसमें पैसे लगेंगे, अब न्यूज़पेपर तो घर की चीज है, तो हमने फिर उसको पेपर की गुड़िया बना के भेजा था, तो उसने वहां से अपना स्टार्ट किया था। अब वो जो भी फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिशन होता है शहर में, तो वो जरूर हम उसको पार्टिसिपेट करवाते हैं, और वो हर बार, आप यकीन नहीं करोगे, कभी सेकंड, कभी थर्ड, कभी फर्स्ट, हर बार भी जीतती है। और उससे भी बड़ी चीज है, जो बच्चा स्टेज पे चढ़ के कांप रहा था, आज के डेट में वो बच्चा स्टेज पे चढ़ के इंग्लिश में इंट्रो दे करके उतरता था। जो बच्चे ढंग से हिंदी तक भी प्रॉपर नहीं बोल पा रहे थे, वो बच्चे आज के डेट में, आप उनसे मैम पूछेंगे, मैं कभी आपसे जरूर बात करवाऊंगी, वो बच्चे फर्राटेदार हिंदी और इंग्लिश में अपना इंट्रो देते हैं, सारी चीजें अपना। अब मुझे फील होने लग गया है कि ये जो मोटिवेशन आ रहा है ना, ये कहाँ से आ रहा है। एग्जैक्टली। एक्चुअली ये मोटिवेशन इस फीलिंग से आता है जो औरों के चेहरे पे आ रही है, जिसको आपने कुछ समय पहले देखा था, उसके चेहरे पे क्या चीज थी और आज उसके चेहरे पे क्या चीज है, वो क्या प्रोग्रेस कर लिया। तो आज कहते हैं ना कि तुम्हारी पूरी मोटिवेशन की जो चीज है ना, वो समझ में आती है कि कहाँ से आ रही है। इतना इंसान अपने बारे में बिना सोचे कर सकता है, तो उसके पीछे बहुत ही सॉलिड रीजंस होते हैं। सो यस भाई, ये बहुत बड़ी चीज है। अच्छा लगा सुन के, मुझे काफी मतलब अंदर से अच्छी फीलिंग आ रही है, एंड डेफिनेटली मैं मिलना चाहूंगी, उन सब से बात करना चाहूंगी। आपके दिल्ली वाले पे तो मैं जरूर आऊंगी, आजमगढ़ का मुझे नहीं पता मैं पहुंचूंगी कि नहीं, लेकिन हाँ दिल्ली वाले में जरूर आऊंगी मैं। एंड आई विश कि आपका एनजीओ और भी ऐसे तेजी से आगे बढ़े, चीजें आगे बढ़े, एंड मेरी तरफ से कुछ भी हेल्प होगी मैं डेफिनेटली आपको करूंगी। एंड हाँ, आप लोग यदि कुछ भी हेल्प करना चाहते हैं, और हाँ एक चीज और जानना चाहूंगी मैं, यदि आपसे कोई जुड़ना चाहता है एज अ वॉलेंट्री या एज अ डोनर, तो वो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकता है? मैम वो हमारे जो भी सोशल मीडिया पे हमारे पेजेस हैं, उसके थ्रू भी हमें कांटेक्ट कर सकता है, हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकता है, फिर हमारी वेबसाइट है उसके थ्रू भी वो विजिट कर सकते हैं, हमारे तक पहुंच सकते हैं बहुत आराम से। ग्रेट। ओके, तो आपके नंबर जब इतना पब्लिक है, कभी ऐसा होता है उन नंबर्स का लोग गलत फायदा उठा रहे हैं? हाँ, सीधे मारने तक की धमकी मिलती है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि मैं जहाँ पे पढ़ा रही हूँ, मतलब तो मैं वहाँ जमीन कब्जा करने आ रही हूँ, इस वजह से। तो एक बार लगभग 6-7 मोलेस्टेशन के केस थे, और छोटे बच्चों के ही थे। तो स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ, तब तो उस टाइम पे मैं खुद भी बच्ची ही थी, कहीं ना कहीं 2019-20 की बात है ये। तो उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि मेरे को ही बोला जाता था कि ज्यादा उड़ रही हो, तुम्हारा ही रेप करवा देंगे, तुम्हें ही मरवा देंगे, और इतना ही नहीं, सीधे कॉलोनी के गेट तक पीछा करना स्कूटी से। मतलब एक टाइम तो ऐसा हो गया था कि मतलब मैं 2 दिन तक 3 दिन तक घर से बाहर ही नहीं निकली थी। फिर जिनके बच्चों के लिए लड़ाई कर रही हूँ, जिन बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स ही, उनका ये था कि आने दो इसका तो आज बाल पकड़ के मारा जाएगा, क्योंकि रीजन ये था कि अगर मैं पब्लिकली बोल रही हूँ जिस चीज के बारे में, वो मेरा सपोर्ट इस वजह से नहीं कर रहे थे कि अगर वो बोलेंगे मेरे साइड से, तो उनको उस जगह पे रहने नहीं दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा वहां से, ऐसा करके। तो फिर वो पूरा केस सॉल्व हुआ, बहुत प्रॉब्लम्स आई। फिर अभी हमारे यहाँ कोई एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें एक बच्ची मतलब कि स्कूल में 4th फ्लोर से कूद करके उसने जान दे दिया था। ओह शिट। तो उस पे फिर मेरे को ब्लेम करना है, अरे तुम तो बहुत बच्चों का एनजीओ चलाती हो, तुमने क्यों नहीं कुछ किया, तुमने कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया। मैंने उस बारे में पता भी किया, पर हमारे बोलने का वहां पे कोई रीजन नहीं था, कोई मतलब नहीं था, जितना हमसे हो सकता था हमने वो चीज की। फिर उसके बाद जैसे मेरा एक पर्सनल अकाउंट, उस पर अगर मैं अपनी फोटो डाल देती हूँ, या अगर मैं कुछ भी ऐसे वो कर रही हूँ, तो उस पर भी लोगों को रहता है, अरे देखो ये तो समाज सेविका है और ये तो घूम रही है, अरे ये तो रेस्टोरेंट में बैठी है। इतने छोटे छोटे चीजों के लिए भी लोग कमेंट करते हैं कहीं ना कहीं कि अच्छा, समाज सेविका है तो क्या अपना खाना पीना रहना छोड़ दे? तो बहुत कुछ, बहुत ताने सुनने को मिलते हैं। वो कहते हैं ना, छोटे शहर में कहीं ना कहीं लोगों को ना अपने से नहीं मतलब होता, लेकिन आपके अगल बगल वाले क्या कर रहे हैं, वो सीसीटीवी कैमरे की तरह वो आप पे निगरानी रखे रहते हैं। कभी डर नहीं लगा इन चीजों पे कि जान की धमकी दी जा रही है आपको, और रेप की धमकी दी जा रही है? मैम बहुत तो इन सब चीजों कभी फिर कैसे इन सब चीजों से डील करते हो? क्योंकि मानो ना मानो, इंडिया के अंदर लड़की सेफ नहीं है। हाँ, मतलब
अभी तो देखिए, अभी तो दोनों तरीके के केस है, अभी तो लड़के भी सेफ नहीं है भाई। जिस तरीके के अतुल सुभाष जैसे जो केस आए हैं, आपने देखे ही होंगे, लड़के भी सुसाइड कर रहे हैं, कि लड़कियां उन्हें इतना परेशान कर रही हैं शादी के बाद, ये सारी चीजें। बिल्कुल। अब ये अपने में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसपे हम कभी और बात करेंगे कि एक समय हुआ करता था, लोग कहते थे कि लड़कियों के ऊपर अत्याचार होता है, वो चीजें नियम कानून बने लड़कियों के फेवर में, और आज उन नियम कानूनों का मिसयूज होके आज लड़कों पे अत्याचार हो रहा है, और जो लड़कों पे अत्याचार हो रहा है उस चीज पे बात करने वाला भी कोई नहीं है। बिल्कुल। तो और उन्हें सुसाइड करना पड़ रहा है। आज आप ये जस्टिफिकेशन कुछ लोग देते हैं कि अरे ये चीजें हमारे साथ हो चुकी हैं, अब लड़कों के साथ हो रहा है तो क्या गलत है। भाई गलत वो भी था जो लड़कियों के साथ हो रहा था, और आज जो गलत हो रहा है लड़कों के साथ, ये भी गलत है। आप किसी गलत चीज को एक गलत चीज के साथ आप जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते कि भैया ये चीज नहीं और ये चीज हाँ। तो ऐसा नहीं है, गलत दोनों चीजें हैं, और आप जो हो रहा है वो भी गलत है। और शायद इसीलिए आजकल बहुत कम लड़के हैं जो शादी करते हैं, काफी सारे बिल्कुल, लड़के शादी नहीं बहुत करना बहुत चाहते। ज़्यादा ये हो चुका है कहीं न कहीं सोसाइटी में। मुझे लगता है गलत गलत मतलब गलत होता है, वो लड़का, लड़की, औरत, लड़का आदमी लड़की नहीं कुछ भी। देखता है, कुछ भी नहीं देखता है। गलत किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है, कोई भी कर सकता है। अब एक टाइम पे कहीं न कहीं गलत चीज़ें हुई हमारे साथ भी, पर होता है ना कि आप काम करो, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो अच्छा होना ही है। उस टाइम आपको पे कैसा दिक्कत लगा, हुई। कोई सपोर्ट सिस्टम आपके साथ हमेशा से रहा, आपको लगा कि अच्छा कुछ होगा, ये हमें बचा लेगा, बचा लेगी, पेरेंट्स, भाई बहन, कोई ऐसा? नहीं मैम, जब आप कोई चीज़ नई शुरू करते हो ना, तो आपके साथ में कोई नहीं होता है। जब आप आगे बढ़ जाते हो, जब लोगों को रिज़ल्ट दिख जाता है, तब लोग आते हैं पीछे से कि अरे हाँ, हाँ, ये तो अरे मैं तो जानता ही था कि ये तो बहुत अच्छा कर लेगी लाइफ़ में। मुझे तो पता था ये ये तो ज़रूर। फैक्ट है, ये फैक्ट, और ये मुझे लगता है हर किसी के साथ होता है जो हर आगे किसी बढ़ते के हैं। साथ होता है। जब आपका स्ट्रगलिंग पीरियड होता है, मेन जब आपको चाहिए होते हैं लोग। मुझे याद है कि मैं 3-3 बच्चों को स्कूटी पे बैठा के लेके जाती थी, थाने में खड़ी रहती थी, एप्लीकेशन लिख के आती थी, लेकिन उस पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता था उस टाइम पे। 2-2 3-3 दिन हुआ। वो एक मेंटली ट्रॉमा जो था ना, नहीं लिखते थे एप्लीकेशन, न्यूज़ में न्यूज़ देती थी, न्यूज़ वाले प्रिंट नहीं करते थे। और आज के डेट में वही मीडिया है जो न्यूज़ मेरे से माँगती है फ़ोन करके, कहीं न कहीं कि मैडम हुआ आपका फंक्शन हुआ है, थोड़ा भेज दीजिए, एक प्रेस नोट बना के दे दीजिए। वही टाइम था कि मैं चिल्लाते रह गई थी, लेकिन किसी ने मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं था किसी का। बहुत मुश्किल से सारी चीज़ें खत्म हुई। उसके बाद जब पहले मैं शायद ये पहली बार बता रही हूँ, मेरे मेरे मतलब आँखों में है थोड़ी दिक्कत है, मुझे चश्मा लगा हुआ है, लेकिन मैं लगाना छोड़ दी बस खाली लोगों के तानों की वज़ह से। कह रहे गंदे तरीके से बोलना, कुछ उल्टी-सीधी चीज़ें। फिर मेरे ऐसे मैं सीढ़ियों पे से उतर रही हूँ, स्कूटी स्टार्ट करी, उधर से रेट का हो रानी, चलबू, देबू कि ना देबू, इतने गंदे-गंदे कमेंट्स। और वो सब चीज़ें सुनते-सुनते एक एक वो टाइम था कहीं न कहीं, जब लगता था कि नहीं अब ख़त्म कर देते हैं, अब बंद कर देते हैं। और मैं ये सब चीज़ घर पे कभी नहीं बताई, अपने घर पे किसी को नहीं। रास्ते में रो-रो करके आ जाऊँ, स्कूटी खड़ा कर दूँ, फिर इसके लेकिन बताती नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है कि घर वालों को नहीं अच्छा लगेगा, किसी की भी फैमिली को, तो मत बताओ। कोई बात नहीं, हो जाएगा, चीज़ें सही हो जाएँगी। बहुत सारे एनजीओ से भी उस टाइम पे कॉन्टैक्ट किए, जो लोग अपने आप को सो कॉल्ड बहुत समाज सेविका बताती हैं, पर किसी का कोई रिएक्शन नहीं था। सब लोग वही मदद करना चाहते हैं। आज की डेट में एनजीओज़ का भी है, बहुत सारे एनजीओज़, जहाँ पे उनको या तो फेम मिल रहा होता है, या तो किसी न किसी तरीके का का कोई उनको प्रॉफ़िट बेनिफिट, होता है, कोई जहाँ पे वो प्रॉफिट। दिखते हैं। तब तो मेरा कुछ नहीं था। आज के डेट में लोगों को लगता है ना कि कैसे कर लिया, अरे कैसे की तुम? लेकिन हमें खुद में को भी नहीं पता, कभी-कभी लगता है यार कैसे हो गया सब? क्योंकि कुछ ऐसा प्लान्ड नहीं था कि हमें एनजीओ खोल के फंड लेना है या एनजीओ खोलना है, इतना बड़ा कर देना है, कुछ नहीं। बस ये था कि हाँ, काम कर रहे हैं, होते चला गया कहीं न कहीं। चीज़ें आज की डेट में ऐसी हो गई है कि अब लोग बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं, कमेंट्स पास करते हैं। और ऐसे-ऐसे लोग कमेंट पास करते हैं कि मुझे पता है कि ये इंसान ही मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है। मीटिंग में बुलाया जाता था, अगर कोई गवर्नमेंट की मीटिंग है या कुछ भी है, तो उसमें औरतों का ही होता था कि मेरे से डबल जितनी साल की मैं हूँ, शायद उतने-उतने सालों का उनको एक्सपीरियंस है। वो अरे ये हमारे बगल में बैठ के हमारे साथ मीटिंग करेगी, इतनी इसकी औकात हो गई है। 4 दिन पढ़ा क्या ली है, इतना अपने आप को समझने लग गई हैं, उड़ने लग गई हैं। ये ऐसे थोड़ी चला रही है, धंधा कर रही है ये। क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें नहीं बताई है जनरली, क्योंकि हमारे कुछ सेंटर्स पे मतलब बच्चे कुछ और भी अलग जगहों से बिलॉन्ग करते थे, आते थे। तो लोगों का ये था कि अरे ये तो धंधा चला रही है। फिर हम कैंप ऑर्गेनाइज़ करते थे, बच्चों को लेके जाते थे हॉस्पिटल, क्योंकि डॉक्टर्स को अपने पास में बुलाना उतना मैं अफ़ोर्ड नहीं कर पाती थी, तो मैं हर तीसरे-चौथे महीने बच्चों को लेके जाती थी। तो उसमें एक न्यूज़ पूरा वायरल हो गई, और वायरल ही नहीं हुई, जाके उन्होंने कंप्लेन भी लिखवाया 15 लोग कि ये किडनी बेचती है, ये बच्चों को गुमराह कर रही है। ये सब चीज़ें हुई हैं। तो करते-करते बहुत चीज़ें सुनते-सुनते अब हो गया है कि भाई अब सब लोग हटो, काम करना है अपना, अब छोड़ दी सबको एकदम, जिसको जो बोलना है, जो करना है करते जाओ, बोलते जाओ, हम अपना काम करते मेंटली रहेंगे अब अफेक्ट बस। करती हैं ये चीजें?
बहुत ज्यादा, जब कभी अभी भी, खैर ये 4 साल 5 साल हो गया इन सब बातों को, पर अभी भी मैं अभी बोल रही हूँ ना, मेरे दिमाग में वही पहले वाली चीज सब ऐसे चलने लगती है। पुरानी हो गई और मुझे लगता है शायद मैं कितनी भी बड़ी हो जाऊंगी, कितना भी कुछ कर लूंगी, लेकिन कुछ बातें, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपके दिमाग से कभी नहीं निकलती हैं। मैंने उस दिन से फिर मैं अब घर से निकलती हूँ तो मैं अपने भाइयों को कपड़ा अपना दिखाती हूँ, भैया देखो सही लग रही हूँ, या छोटे भाई को बोलूंगी देखो ठीक लग रहा है, कुछ अजीब नहीं लग रहा है ना। क्यों? क्योंकि जब आपको कोई बोलता है ना, तो आप पहले खुद को ही देखते हो कि यार कहीं हमें तो नहीं कुछ अजीब लग रहा है, या मेरा ही तो कुछ नहीं अजीब सा हम दिख रहे हैं, क्यों सामने वाला बोल रहा है हमें। ये चीजें आती थी। नहीं तो अपने आप को ही पहले कोसती थी कि नहीं कुछ कमी है, कुछ होगा तभी नहीं ये सब ऐसे बोल रहे हैं। किसी को, 1-2 लोगों को मैंने ये चीजें शेयर भी की, तो सबका ही था कि तुम्हें जरूरत ही क्या है, तो जब तुम जान रहे हो कि एरिया नहीं सही है, मतलब वो हमारे यहाँ का ऐसा एरिया माना जाता था कि उस एरिया से कहा जाता है कि अच्छे घरों की लड़कियां नहीं गुजरती हैं। ये हाल था। और आज के डेट में वही एरिया अब ऐसा हो गया है कि लोग वहां पे इस नाम से जानते हो उस एरिया को कि यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं डेली। इतना बदलाव आ गया, जहाँ जुए खेलने वाले ऐसे मतलब बेहोश पड़े रहते थे उस घाट पे, जुए खेलने वाले, ये चरस गांजा वाले, तमाम उल्टे सीधे तरीके के लोग। और आज के डेट में आप शाम में जाएंगे मैम, तो आपको इतना प्यारा लगेगा वहां पे देख के कि जैसे सॉरी, पहले होता था ना कि घाट किनारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वैसे टाइप का आपको पूरा माहौल दिखेगा वहां पे, इतना मतलब प्यारा लगता फीलिंग है। चेंज हो गई है, वहाँ की वाइब चेंज हो गई है बिल्कुल। दीवालों पे पेंट नहीं करवाने देते थे, अभी भी आप जाएंगे गालियां लिखी मिलेंगी मेरे नाम से आपको। क्यों? ओह, और मैं हटा नहीं सकती, पेंट नहीं करा सकती, पैसे लगेंगे, प्लस वो अथॉरिटी भी नहीं है मेरे पास कि मैं पेंट कराऊं। तो उसको ढकने के लिए फिर जो बच्चों के चार्ट पेपर्स आते हैं ना, हम लोगों ने फिर उसको टांगना शुरू किया कि कम से ओके। कम अब मेरे लिए अब बच्चे पढ़े कि उनके टीचर के लिए ऐसे गाली लिखी हुई है, कितना एम्बैरेसिंग है। तो उसको फिर ढका हम लोगों ने, कितनी चीजें की, करते 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 हो गया, अभी ये चल रहा है सब कुछ। भाई हाँ। मतलब ये बात करते करते ही मुझे ये फील हो रहा है कि इन चीज़ों के लिए ना बहुत गट्स चाहिए। जिन चीज़ों से तुम निकल के आई हो, जिन चीज़ों को तुमने उस एज में फेस करा है, इट्स नॉट एट ऑल इजी। बिल्कुल भी इजी नहीं है ये सारी चीज़ें सुनना। और कहते हैं कि मतलब इस तरीके की चीज़ें आप लाइफ में सुन भी लेते हो ना, तो आपका खून खौलता है और हाँ, आप मन करता है कि उसको क्या सुना के आए अच्छे से। मतलब बिल्कुल। आई एम अ मैरिड वुमेन। ऐसा नहीं है बैचलर्स में मैंने अपने इस तरीके की चीज़ें कभी सुनी नहीं है, कभी देखी नहीं है, ऐसा नहीं है, होता है। बट जब से शादी हुई है तब से शायद इन चीज़ों की बिल्कुल आदत सी खत्म हो गई है। और अब कहीं मैं अकेले निकलती हूँ, कोई बगल से कमेंट पास करता हुआ निकल जाता है, अंदर से एकदम सा डर सा आ जाता है। सेम चीज़ अभी मेरे साथ अभी रिसेंटली हुई। मतलब अभी पास की बात है, पास में मैकडॉनल्ड है मेरे घर के। आर यू ओके? यस। हाँ, पानी। नहीं नहीं ठीक है। तो पास में मैकडॉनल्ड है मेरे। हम दोनों लोग गए कॉफ़ी लेने एंड पहले वो हस्बैंड क्रॉस कर गए एंड मैं वहाँ खड़ी रह गई थी। इस बार मैं क्रॉस कर रही थी एंड 3-4 बंदे आए कार से एंड कार से दे आर डूइंग अ वेरी गलत तरीके का इशारा कि लाइक मेरी कार में आके आ बैठ जाओ। जाओ, ऐसा करके। एंड ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ ऐसा पहना था। हाँ। मैंने नाइट सूट पहना हुआ था अपना, हम्म। जैसे जो कहते हैं फर वाला या हाँ मतलब हाँ, कुछ भी समझ समझ लो, गई। पूरा कवर्ड हाँ। नाइट सूट जो होता है ना वैसा हम्म, सा एंड विदाउट मेकअप, कुछ नहीं, एकदम घर का जो होता है वैसा। हम्म, तो वो मुझे तब फिर सबसे पहले मैंने खुद को देखा कि हाँ, मैंने कहा यार मैंने क्या कोई कुछ गलत कपड़ा हाँ। पहना हुआ जो मेरे को ऐसा इशारा कर रहा है। हम्म, फिर तो मुझे बड़ा डर सा फील हुआ एकदम से, एक सेकंड को। आई नो पब्लिक प्लेस है, कुछ नहीं हो सकता, बट फिर भी एक डर सा लगा। तो मतलब मैं इस एज में आके आफ्टर मैरिज मैं ये चीज़ फील कर रही हूँ, तो तुमने कितनी सारी चीज़ें डील करी हैं इस तरीके से। डर कितनी बार लगा होगा अपनी जान को लेके, अपनी लाइफ को लेके। बहुत आई ज्यादा। कैन फील दैट, मतलब बहुत बड़ी बात है ये। क्योंकि ये काम ऐसा है ना मैम कि लोगों को तुरंत तो रिजल्ट दिखना नहीं है, तो लोगों को ये हम्म, काम लगता ही नहीं है। काम लगता आप ही नहीं, किसी भी सही बात बच्चे से है। पूछेंगे, वो बोलेगा हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। जनरली कोई नहीं बोलता कि हमें सोशल वर्कर बनना है या हमें हम्म सोशल एंटरप्रेन्योरशिप अब स्टार्ट हुई है। हम्म अब चीजें होने लग गई है। स्टार्टिंग में तो फैमिली को भी नहीं पता था, उन्हें भी, वो भी मेरे भले के एक्चुअली लिए इस ही तरीके सोचते के थे। वर्क ही नहीं एग्जिस्ट करते थे ना, नहीं कुछ एग्जिस्ट लोग करते थे जो हैं। इस तरीके के काम किया करते थे, बट एज अ प्रोफेशन भी देखा जाए तो इस हाँ तरीके का नहीं है। हाँ। और इस तरीके का प्रोफेशन तो देखा जाए, एक बात ये भी है इस चीज़ों को लेके कि इसमें ऑथेंटिक लोग भी बहुत कम है। बहुत कम है। इस काम को नाम पे पैसे गवर्नमेंट से लेने वाले सिर्फ लोग बहुत ज़्यादा बहुत हैं। ज्यादा है। इसीलिए तो शायद जब से मोदी जी आए उन्होंने कितने ज़्यादा एनजीओ को एनजीओज़ रिजेक्ट किया क्लोज़ है। कराए हैं, कि जिनसे बाहर से सिर्फ फंडिंग आया करती थी यहाँ पे फालतू काम कराने की, तो वो जी। सारे एनजीओज़ बंद कराए हैं। तो ये सारी चीज़ें वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, एनजीओ के पीछे क्या चल रहा है, ये मैम सारी यही चीज़ें। रीजन है कि जो सच में एनजीओस काम कर रही है उनको हुँ, इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि अब हुँ, नहीं कोई ट्रस्ट करता है। इतना ज्यादा गंदगी फैल चुकी है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर देना, हाँ, और ये धोखाधड़ी, ये सब चीजें बहुत ज्यादा गंदगी फैल चुकी है। लोग बस
फंड के लिए ही एनजीओ खोल रहा है आज के डेट में, फंड के लिए या खोल तो रहा उनको है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी करनी है तो खोल रहे हैं ट्रस्ट और सोसाइटीज पे, पर ऐसा नहीं है। अभी कुछ लोग हैं जो सच में काम भी कर रहे हैं, तो आप हाँ जिसके साथ भी जुड़े उसको पूरे तरीके से वेरीफाई करें। अगर मेरे से भी कोई जुड़ना चाहता है तो वो अपने लेवल पे ढंग से वेरीफाई करे, जब उसको सुकून मिले कि नहीं ये लोग सच में सही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छाई अभी भी है हाँ, ये देश तो में बात है कि मतलब अच्छे लोग भी हैं जो है। बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। बस बुरे लोगों की वजह से ये होता है कि उनकी विज़िबिलिटी नहीं हो पाती है, हाँ क्योंकि बिल्कुल लोग विश्वास नहीं कर नहीं पाते कर हैं कि पाते मतलब हैं। क्या चीज़ है, क्या नहीं है। तो मेरा तो यही सबसे आप सभी लोगों से आग्रह यही रहेगा कि आप आइए, मिलिए, देखिए सारी चीज़ें, हाँ अपनी आँखों से देखिए, बिल्कुल उसके बाद आप आगे बढ़िए। पैसे की तो डिमांड आती ही नहीं है कि आप डोनेट करिए या हाँ नहीं करिए, पहले आप विश्वास कीजिए। हम्म, उसके बाद आपको सही लगता है तो आप आगे कीजिए, नहीं तो हमारी झांसी की रानी कहा जाए, लक्ष्मीबाई बोल सकते हैं, वो ऑलरेडी काफ़ी कुछ कर रही हैं आगे से, एंड आई नो शी कैन डू एनीथिंग। मतलब आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मैम। पहले तो मैम ऐसा होता था ना कि 2-4 बच्चों मतलब पेरेंट्स आते ही नहीं थे, कभी होता था ना कि बुलवाया जाए उनसे बात की जाए, तो अब है कि सब पूरा भीड़ लग जाता है ऐसे आ जिस जाते दिन हैं पेरेंट्स देखने। को बुलाया जाता है। हाँ, और हर तीसरे चौथे दिन एक, और इतना अच्छा लगता है ना मतलब बाप है वो ड्रिंक किया हुआ है, पूरे नशे में धोता है, लेकिन फिर भी अपने बच्चे को जबरदस्ती लेके आया है कि चला वाओ। मैम जी के यहाँ जा पढ़ा, ऐसे करते हैं लोग। इतना अच्छा लगता है ना देख करके कि चलो ठीक है, कम से कम लोगों को अब ये है कि वहां जाके बैठे। कुछ बच्चे आते हैं जिनको खाने पीने की चीजों के लिए आते हैं लालच में, कुछ बच्चे हैं जो वाकई पढ़ रहे हैं, तो हम हर तरीके के बच्चे हमारे पास है, हर तरीके के बच्चों को हम देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, चीजें उनके लिए कर रहे हैं। बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आप लोग को कुछ क्लिप्स ज़रूर दिखाऊँगी इनके पूरे टीचिंग एरिया की और वो सारी चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ और है, अब देखो हो लड़की, आप तो शादी आगे होगी होगी, वो तो फैक्ट है। कभी इन चीज़ों को लेके डर सा लगता है कि मतलब कहीं ऐसा ना हो कि शादी हो, पहले वो चीज़ एक्सेप्टेड हो आपका वर्क, एंड कल को फिर हस्बैंड एक्सेप्ट ना करे, तो क्या चीज़ चुनोगे आप दोनों में से? मैम जो चीज़ पहले से है मेरे लाइफ में, मैं उसको तो कभी किसी के लिए भी नहीं बंद कर सकती। हाँ, जो भी लाइफ में आएगा नया, उसको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर वो इतना समझ रहा है, अगर वो मेरे काम को समझ रहा है, क्योंकि ये मेरा काम अब नहीं रह गया है कहीं न कहीं, ये मेरी ज़िंदगी है अब कहीं न कहीं। मतलब ऐसा हो गया है कि मेरे लिए यही फर्स्ट प्रायोरिटी है अभी। तो अगर जो भी आता है उसको, अगर ये सारी चीज़ों में वो ठीक है, ओके, उसको समझ में आता है, सपोर्ट करता है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मैं अपने काम से और अपने बच्चों के ज़िंदगी से, फ्यूचर से मैं कॉम्प्रोमाइज़ मैम नहीं कर पाऊँगी। मेरी सिर्फ़ अकेले की बात थी ना, 350 बच्चों की ज़िंदगी मेरे हाथ में है। मैं कैसे उनके लिए, एक इंसान के लिए मैं 350 बच्चों को ऐसे दाँव पे लगा दूँ या छोड़ दूँ? यदि मान लीजिए शादी तो हो गई सारी चीज़ें एक्सेप्ट करने के बाद में धीरे-धीरे लाइफ़ में प्रॉब्लम आने लग गई और आपको लाइफ़ में ऐसा लगा एक स्टेज पे आके कि आपको या तो वो या तो ये चुनना पड़ेगा? मैम इधर का पल्ला ज़्यादा भारी रहेगा, क्योंकि इधर बहुत लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़िम्मेदारी, और अगर मुझे लगता है ढंग का पार्टनर होगा तो वो सपोर्ट करेगा। मुझे सपोर्ट में कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि तुम मुझे अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंड रहो थोड़ा-सा चीज़ों को लेकर के, और थोड़ी-सी फ्रीडम दे के रखो। क्योंकि अगर आप हमें फ्रीडम नहीं दोगे, आप हमें घर के बाहर नहीं निकलने दोगे, ये घर में बैठ के करने वाला काम नहीं है। आपको किसी भी झुग्गी-झोपड़ी में जाना पड़ सकता है, आपको रात के 10 बजे भी जाना पड़ सकता है, सुबह के 5 बजे भी जाना पड़ सकता है। तो आप थोड़ा-सा फ्रीडम दे के आपको रखना पड़ेगा, जिससे हम काम को अपने अच्छे तरीके से कर सकें। मेरे लिए तो एक एडवाइस रहेगी, जो भी लड़का इनसे शादी करने को चाह रहा है, अब ये पॉडकास्ट उन्हें सुना दीजिएगा। उसे अपना आंसर मिल जाएगा और इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद ही वो मतलब अपना डिसीजन ले आगे काम करने का, तो बेस्ट रहेगा। ओके। जी। कोई और लड़की यदि इस तरीके के सोशल वर्क में आना चाहती है, तो आप उसके लिए क्या कुछ बातें कहना चाहोगे? कोई एडवाइस, कोई चीज़ जो अपने जॉब के साथ-साथ, अपने वर्क के साथ-साथ इन चीज़ों को करना चाहती है? जी, मैम सोशल वर्क के लिए जैसे लोग कहते हैं ना कि बिना पैसों से कुछ नहीं होता है, हाँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि बिना पैसों के कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर आपको इस सेक्टर में आना है या आप चाहते हो कि आप किसी की लाइफ बेहतर बना सको, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए अपना सब कुछ, सारा काम छोड़ दो, थोड़ा-सा कुछ कर लो, अपने आस-पड़ोस में देख लो, अपने अगल-बगल में अगर आपको लगता है कोई किसी तरीके से हेल्प की ज़रूरत है, फाइनेंशियली, फिज़िकली, या फिर आप पढ़ाई में कुछ सजेस्ट कर दे रहे हो, उसको एक पास दे दे रहे हो कि हाँ, इस डायरेक्शन में तुम्हें चलना है, तो हेल्प होगी। बाकी आप छोटे लेवल पे चीज़ें कर सकते हो, किसी एनजीओज़ के साथ जुड़ करके काम कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन भी तमाम चीज़ें, अगर आपके अंदर हुनर है, चीज़ें हैं, अगर आप बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हो, तो आप अपने घर में रह करके भी, हम वीडियो कॉल के थ्रू, ज़ूम के थ्रू हम चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करते हैं टीचर्स के ज़रिए, जो सिखा सके बच्चों को कुछ। तो वैसे भी आप जुड़ के काम कर सकते हो बहुत आराम से। भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने कि आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हो, अपने आसपास की चीज़ों से शुरू कर सकते हो चीज़ें। ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब किसी बड़ी संस्था से जुड़ के ही करो। हाँ, यदि आपको हाँ, नहीं समझ में आ रहा है, अपने आसपास की छोटी-छोटी चीज़ों से चीज़ें शुरू कर सकते हो। जैसे लाइक बिल्कुल। आपने घर की किसी मेड की
बच्चियों को हाँ। पढ़ाने का काम भी शुरू कर सकते हो, उन्हें गाइड करने का काम शुरू कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। वैसे मैंने भी अपने घर में किया था, मेरी मेड जो थी मैंने उसे सिखाना वीडियो शूटिंग वगैरह सिखाना शुरू करा था। एक मेड ने तो मेरे यूट्यूब चैनल ही खोल लिया और हाँ, हाँ, ओह और वो वाओ! यूट्यूब चैनल खोलने के बाद वो मेरे घर का ही काम छोड़ के चली गई। ओह! और अब वो अपने गाँव में रह के सब वीडियो सारी बनाती है, वीडियोज़ बना रही वो हैं। वीडियो बनाती है। तो मतलब ठीक है, जो भी हुआ सो हुआ, भले मेरे घर का काम छोड़ के गई, उसे ये समझ में आ गया मतलब चलो एक डायरेक्शन में काम हाँ, करें। फिर भी मैंने उसे काफ़ी गाइड किया, फिलहाल वो अपने डांसिंग वीडियोज़ वगैरह बनाती है। हाँ। बट फिर भी मैंने काफ़ी अपनी तरफ से ट्राई करा कि उसको मैं ये समझाऊँ कि तुम किस तरीके से एज़ अ अर्निंग मोड पे चल सकते हो, क्योंकि लिप बिल्कुल। सिंक वीडियो, डांसिंग वीडियोज़ इज़ राइट नाउ इज़ ओल्ड फैशन। हाँ, अब कोई नहीं देखता, बहुत भरमार है मार्केट हाँ, में। तो बिल्कुल। मैंने काफ़ी समझाने की कोशिश करी अपनी तरफ से, लेकिन जिसके पास जितना दिमाग है उतना वो उसको एक्सेप्ट करता है, नहीं तो उसे लगता है कि यार ये मुझे क्यों ज्ञान दे रही है, हुँ, ये वाला होता है। तो ठीक है, जितना आपसे हो सकता है आप उतना आप अपनी उतना तरफ से करिए, करिए, हाँ। और बाकी तो ऊपर वाला है, आपको यदि और भी पैशन रहेगा इन चीज़ों में तो ऊपर वाला भी हेल्प करता रहेगा। बिल्कुल, ये तो है। सही बात है। ओके, बात कर लेते हैं आपके कुछ अचीवमेंट्स की। 2-3 चीज़ों के बारे में तो मुझे भी पता है कि आप बहुत सारे अवार्ड शो में जा चुकी हैं। अवार्ड शो का मतलब मैं वो सो कॉल्ड अवार्ड शो की बात नहीं कर रही हूँ जहाँ पे अवार्ड बिके हुए होते हैं। हुँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट वो अवार्ड जो सच में किसी की मेहनत के लिए, सच में किसी की उपलब्धियों के लिए उसे दिए जाते हैं। तो बहुत सारी जगह आप जा चुकी हो, बहुत सारी जगह मैंने बहुत सारे मिनिस्टर्स वगैरह के साथ आपके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखे हैं। कुछ बताना चाहोगे इनके बारे में? जी मैम। आर्ट्स के फील्ड में मतलब इंटरनेशनल लेवल पे मेरे 2 मेडल्स हैं हुँ। और नेशनल लेवल पे लगभग 70 प्लस मेरे पास गोल्ड मेडल्स और सिल्वर मेडल्स हैं। वाओ! सर्टिफिकेट्स आई थिंक अप्रॉक्स 150 प्लस होंगे, ओह माय सारे गॉड! कॉम्पिटिशन्स के और पार्टिसिपेशंस के मिला करके। यदि मैं सारे भी यहाँ लगा दूँ तो मेरी दीवार पूरी भर जाएगी। जी, मेरी मम्मी कहती है दहेज में इसको कुछ नहीं मिलेगा, यही सब ये तुम अपना सारे सब गोल्ड लेके भेज जाओ। देंगे। अब मैम यकीन नहीं करोगे ट्रॉफीज़ और मेडल्स का तो ऐसा है घर में कि बच्चे अगल-बगल के खेलने आते हैं, मेरे घर के भी कुछ छोटे बच्चे मेरे भतीजे-भतीजी, चुप नहीं होते, मेरी माँ उसको मेडल्स, ट्रॉफीज़ दे देती हैं कि हाँ, खेलो शांत हो जाओ, लेकिन क्योंकि होता है ना वो चमकता होता है, थोड़ा हाँ, तो हाँ, नज़र बच्चों की पड़ती है। पड़ती है। तो वो ये हाल हो चुका है कि ट्रॉफीज़, मेडल्स मेरे घर से ऐसे जा रहे होते हैं। तो आर्ट्स के फील्ड में मैं क्रेडिट दूँगी हमारे यहाँ एक लीना मिश्रा, डॉक्टर लीना मिश्रा मैम हैं। अच्छा। उनके गाइडेंस में मैंने सबसे पहले आर्ट्स का शुरू किया था। तो हुँ, हुँ। उनके थ्रू बहुत सारे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना, उनके साथ एग्ज़िबिशन्स में। पेंटिंग्स में? हाँ जी। जो लड़की अपने शहर से बाहर नहीं निकली है, उसकी पेंटिंग्स लेकिन नेशनल लेवल पे जा रही है। जिस वाओ! शहर के बारे में वो कुछ नहीं जानती, उस शहर में उसकी पेंटिंग की एग्ज़िबिशन लग रही है। वाओ! उत्तर प्रदेश में बैठी एक छोटे से जिले की लड़की, कर्नाटका में आर्ट कॉम्पिटिशन में गोल्ड मेडल लेके आ रही है। वाओ! तो ये कहीं न कहीं मैम के लिए भी, मैम को भी बहुत अच्छा लगा, पूरे शहर को भी बहुत अच्छा लगा। तो आर्ट्स के फील्ड में तो ये सारे मेरे अचीवमेंट्स थे। फिर हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था हुँ, ग्रुप हुँ। में, लॉन्गेस्ट पेंटिंग इन द वर्ल्ड में। ओह वाओ! जी, रामायण पे मैम ने पूरा पेंटिंग बनवाई थी। हुँ, हुँ। सबसे लंबी तो पेंटिंग तो दिस इज़ योर इंडिविजुअल अवार्ड या फिर ये एनजीओ ये का है? नहीं, ये हम सारे आर्टिस्ट लोगों को मतलब अलग-अलग जितने लोगों ने हुँ, हुँ। पार्टिसिपेट किया था, उनको मिला था। अच्छा, तो ओके, ये ओके। तो आर्ट्स का है। फिर उसके बाद मैंने एनआरएलएम मेरा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में भी काम किया। ओह! उसमें मात्र 15 ये अचीवमेंट के तौर पे इसको मैं इसलिए बोलती हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, मेरा तो काम था ट्रेनिंग देने का। उसके ज़रिए औरतों ने वहाँ के लगभग 1 लाख से ऊपर की इनकम की, खाली एक आह! नेचुरल कलर से। हम लोग वाओ! अलग-अलग तरीकों की मिट्टियों से मैंने उनको नेचुरल कलर बनाने की ट्रेनिंग दी। अरे वाह! फिर उससे उनकी अच्छी इनकम हुई, उनको बहुत सारे मतलब कंसोलेशन ऑर्डर्स प्राइज़ मिले, मिले, ऑर्डर्स मिले, फिर उनका वो बिज़नेस पूरा चल गया। चलने का। आर्ट्स में ये सारे अचीवमेंट्स हैं, अभी और भी बहुत सारी चीज़ें मतलब मैं प्लान कर रही हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। और सोशल सेक्टर की बात करें तो मुझे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मिशन शक्ति का भी अवार्ड मिला है। अरे वाह! जी, और नेशनल यूथ कॉम्पिटिशन होता है, हुँ, मतलब हुँ। हर शहर से एक बच्चा जाता है यूथ अपने शहर को रिप्रेज़ेंट करने, तो हुँ, हुँ। उसमें भी मुझे भेजा जा चुका है। वाह! और कई सारे मतलब पेंटिंग्स जो है मोदी जी तक भी पहुँच चुकी है। और वॉव! कई सारी पेंटिंग्स कुशीनगर महोत्सव में भी बहुत सारी पेंटिंग्स के ऑर्डर्स मैंने कंप्लीट किए हैं, लाइक आनंदीबेन पटेल के, योगी जी के, मोदी जी के। और वॉव! अभी फ़िलहाल एक अभी रिसेंट 3 दिन पहले इवेंट में गई थी, वहाँ पे हमारे मतलब कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी आए हुए थे, हुँ, रामदेव हुँ। जी से मिलना हुआ, सारी चीज़ें। अरे वाह! और साथ ही साथ अभी मैं जो हमारे यहाँ की एक कमिटी गठित हुई है, जिसमें जिस भी ऑफ़िस में या जहाँ पे भी 30% से ज़्यादा महिलाएँ या हुँ। लड़कियाँ काम कर रही हैं, वहाँ पे महिला उत्पीड़न की एक कमिटी गठित हुई है गवर्नमेंट की। तो अरे वाह! उसमें से सोशल सेक्टर में से पूरे आप जिले हो। में से मुझे भी चुना गया है। वॉव!
तो उसमें भी मैं मेंबर हूँ। साथ ही साथ में गवर्नमेंट का एक पोर्टल चलता है प्यारी बिटिया, PCPNDT एक्ट जो है, जिसमें लिंग अनुपात की जांच होती है, उसमें भी मैं सदस्य हूँ। लाइक हमारे शहर में जो भी रेडियोलॉजी सेंटर है, सोनोग्राफी सेंटर है, उसकी प्रॉपर चेकिंग करने का, सारी चीजों का, मतलब कि कहीं पे भी हाँ कोई ये जांच तो नहीं कर रहा है कि लड़का है या लड़की है, इन सारी चीजों का, तो उसमें भी उस कमेटी की भी मैं मेंबर हूँ। साथ ही साथ और भी अभी एक हमारे नोएडा में ही अवार्ड शो हुआ था, युवा सोच आर्मी करके, उनके यहाँ से भी अवार्ड मिला, और भी तमाम नारी शक्ति अवार्ड मिला, तमाम अवार्ड्स ऐसे मैम। मैं तो गिनती भी नहीं कर पा रही हूँ, मेरी तो गिनती खत्म हो गई, उंगलियां खत्म हो गई है मेरी। एंड मतलब इतने सारे अचीवमेंट हैं तुम्हारे लाइफ के, एंड इन चीज़ों को देख के कभी ये फील होता है कि लाइक छोटी सी उम्र में हम काफ़ी कुछ कर लिया या काफ़ी कुछ देख लिया है? नहीं, देख तो लिया है काफी कुछ, बहुत कुछ देख लिया कहीं ना कहीं, लेकिन हाँ ये है कि अभी यहीं तक नहीं रुकना है, अभी बहुत आगे जाना है, बहुत सारी चीजें करनी है अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए भी। एक प्यारा सा छोटे छोटे सपने, एक छोटा सा घर हो अपने नाम का, और फिर बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें करनी है। आर्ट्स में अपना एक अभी मैंने ब्रांड बनाया है, कर्शन आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, जिसमें हम आर्ट से रिलेटेड सारी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करेंगे। लाइक सारी चीजें, कस्टमाइजेशन, जितनी भी चीजें होती है, कस्टमाइज सारे आइटम्स हो गए, वॉल पेंटिंग्स हो गए, पेंटिंग्स, पोर्ट्रेट, सब कुछ, हैंडीक्राफ्ट की सारी चीजें। प्लस अपने बच्चों के लिए भी पूरा एक हमें सेंटर सेटअप करना है, जहाँ पे हमारे पास 3-4 मतलब मशीनें हो सिलाई की, वो अपना कर सकें, सारे हमारे पास मटेरियल हो आर्ट से रिलेटेड सारी चीज़ों के, तो ये भी पूरा अभी सेटअप करना है। और भी बहुत सारे प्लान्स हैं जो आने वाले टाइम में, जो भी हमारे साथ जुड़े होंगे लोग, आप भी मैम, आप लोगों को वो एक ग्रोथ दिखेगी सही डायरेक्शन में कि हाँ ये लोग कुछ सच में कुछ बेहतर कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। तो मैम उसमें है, अभी काम चल रहा है हमारा। कभी अपनी लाइफ को किसी और की लाइफ से कंपेयर करके देखा है कि मतलब हम कितना कुछ अलग तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, क्या हम वो भी चीज़ें कर सकते थे जो मेरे लिए पर्सनली होता है? मतलब एज अ इन्फ्लुएंसर लाइफ बता दूँ या एज अ आम इंसान लाइफ बता दूँ, कभी दूसरे की लाइफ देख के ऐसा फील होता है कि यार मैं इस लाइन में आ चुकी हूँ, मेरे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है, अब मैं उस लाइफ की तरफ देख भी नहीं सकती, क्या मैं वो लाइफ क्या मैं भी जी सकती थी चाहती तो? बिल्कुल मैम होता है, क्योंकि एज की आपने बात की थी स्टार्टिंग में, एज की वजह से मैम बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, क्योंकि जो मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं या मेरा जो फ्रेंड सर्कल है, मैं हर तरीके से उनसे कनेक्ट नहीं हो पाती हूँ, क्योंकि नहीं हो पाती हूँ। उसका रीज़न ये है कि जब भी उनके पास टाइम होता है तो मेरे पास नहीं होता है, क्योंकि उनका ये रहता है कि क्या अम्मा बनी फिर रही है अभी से, तुम्हारी मेंटालिटी, वो सोच मैच ही नहीं करती है, थॉट्स मैच नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि जितने टाइम मैं यहाँ बैठ के पिज्जा बर्गर खाऊंगी, उतने देर में चलो ये काम अपना निपटा ले, तू यहाँ जाना, इस बच्चे का ये काम जरूरी है, उसके लिए ड्रेस खरीदना है, अभी उसका शूज मैं जानना चाहती हूँ, तो मेरे साथ शॉपिंग करने आ कैसे गई? क्योंकि मैं दिल्ली में थी और आप थी, जिसको आप इतने सालों से फॉलो कर रहे हो, जिससे आप हर कमेंट में लिंक जाके टाइप कर रहे हो, क्योंकि अब वही है ना, आपकी चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल होते हैं, और मेरे जैसी जो भी लड़कियां हैं, अब हर कोई अफोर्ड कर पाए ऐसी चीजें आप बताते हो हर लोगों के लिए, तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करता था। मेरे घर में सिर्फ मैं ही नहीं, हम आपकी लिंक्स मेरे फैमिली ग्रुप में भी सर्कुलेट हो रही होती है कि हाँ ये वाला अच्छा है, मैम के ऊपर अच्छा लग रहा है, हाँ ये मंगा सकते हैं, ये चीज अच्छी लगेगी। तो वो इतने देर से आप किसी को फॉलो कर रहे हो, उनकी चीजें आप कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो ड्रेसिंग सेंस में हो या आप जितने पॉजिटिवली, आप एक स्माइल, आपकी हर वीडियो स्टार्ट ही स्माइल से होती है, मतलब एक वो कनेक्शन फील होता है कि हाँ आप डेली किसी को देख रहे हो, वो एक ऐसा नहीं लगता है कि हाँ आप स्क्रॉल करते जाओ। मेरे को आपकी चीजें याद है कि अच्छा हाँ ये वाला मैम कैसे है, हाँ ये ऐसे, इसमें ये वाला पहना है, तो वो याद होते जाता है जब आप किसी को सच में जानना चाहते हो और प्यार करते हो, चाहे वो आपके सारे जितने भी आपके यूट्यूब के चैनल हो, सर के साथ की वीडियोस हो, अनबॉक्सिंग का आपका चैनल हो, सारे चैनल सारी वीडियोस में सब्सक्रिप्शन भी है, सबने सब्सक्राइब कर रखा है, तो इस वजह से आपसे फ्री हो कि नहीं ये मौका अच्छा है, फिर पता नहीं कब कनेक्ट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपके पास तो मैम बहुत मैसेजेस आते होंगे। मैं अपने आप को लकी समझती हूँ कि उतने सारे लोगों में से आपने मुझे चूज किया और हम दोनों गए, और वही रीजन है कि वहां पे हम गए और आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ आपके साथ में। हाँ मतलब कह सकते हैं कि डेस्टिनी सब कुछ पहले से तय रहता है, क्योंकि मेरा भी उस दिन ऑन एंड ऑफ चल रहा था कि मैं जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी। मैंने तुम्हें बोला भी था कि जाने का मन है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, हाँ है, नहीं है, ऐसे चल रहा था। फिर अचानक से हुआ कि अरे चले छोड़ो, चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। इवन यू वॉज नर्वस, मैंने देखा था, बट आई वॉज नर्वस टू कि मतलब मैं कैसे अपनी एक फॉलोअर जो मेरे साथ आ रही है, जो मुझे फॉलो करती है, और वो मतलब ऐसे शी शुड बी कंफर्टेबल
मेरा बस यही था कि मतलब उसे ऐसा ना लगे कि बड़ा हाई फाई कोई आ गया है और उसे हाँ। बाद में ऐसे 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 कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं, इट शुड बी नॉर्मल, लाइक हाँ। आई एम जस्ट लाइक अ ह्यूमन, मतलब लाइक हर। तो सारी चीज़ें मैंने, मेरे दिमाग में बस यही था मिलने से पहले, यही पॉइंट था कि मतलब दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उसको कंफर्टेबल कर पाऊँ अपने सामने। मेरा तो मतलब आई मीन तुमको, हाँ। तो तो ये था। हाँ। हाँ, मतलब ये सारी चीज़ें देखिए डेस्टिनी ही डिसाइड करती है सारी चीज़ें कि हमें कहाँ, क्या, कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें डेस्टिनी डिसाइड करती है। बट आपको बिल्कुल। काम करना ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि डेस्टिनी के भरोसे हम अपने बेड पे लेटे बैठे हाँ, सो रहे हैं, कुछ नहीं होने कुछ वाला नहीं है, करने वाले, उससे नहीं कुछ नहीं होगा, होता। तो आपको करना काम पड़ता है, आपको करना अपने पड़ता कदम है। उठाने पड़ते हैं, वर्क करना पड़ता है। बिल्कुल। बट स्टिल जो आपने बोला कि आपके दोस्तों के साथ आपकी मेंटालिटी मैच नहीं होती, चीज़ें मैच नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें हो रही एज हैं। गैप वो आता है, तो वो थोड़ा। एज गैप तो नहीं है, सॉरी, लेकिन एज गैप सोच नहीं गैप, बोलेंगे, हाँ। सोच हाँ, का गैप हाँ, आता है, सोच का क्योंकि भी है। आपका सोचने का बिल्कुल। तरीका अलग है, उनका हाँ। सोचने का तरीका अलग है। बिल्कुल। जैसे मेरे लिए सोशल वर्क इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, हुँ। इट्स नॉट अ फुल ऑफ लाइफ। मेरे लिए भी यदि कोई मुझसे बोले सोशल वर्क, तो मेरे लिए जस्ट एक पार्ट होगा, एक लाइफ का एक छोटा पार्ट होगा। हाँ, बहुत बिल्कुल, ही, आई थिंक मेरी लाइफ का या मेरी इनकम का 10 to 5% मैं इतना मान के चलूँ, या मेरी पूरी बिल्कुल। लाइफ का भी यदि मैं एफर्ट्स की भी बात करूँ तो इतना। हुँ। और आपने तो अपनी 200 लाइफ हाँ। दे रखी है सोशल वर्क को ही, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसे लोगों के साथ सोच मैच होना तो काफ़ी डिफिकल्ट है, आई जी। अंडरस्टैंड। ओके, चलो काफ़ी सीरियस टॉक हो गए हैं। अब हम करते हैं कुछ फन टॉक, क्योंकि बहुत सीरियस माहौल, थोड़ा रोना-धोना भी, इमोशनल भी, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई इस पॉडकास्ट में आज। जी। तो चलो कुछ अच्छे से रैपिड फायर क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा-सा ओके। फन करते हैं, थोड़ा-सा हँसी-मज़ाक करते हैं, मज़ा आएगा। ओके। ओके, अगर तुम्हें अपनी लाइफ पे कोई मूवी बनानी होती या हुँ। बन रही होती, तो उसका नाम क्या देती? बच्चों से रिलेटेड ही मैम कुछ होता, कुछ आइडिया दो, कुछ क्या हो सकता है? क्या बताऊँ? ऐसा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। क्या दूँ मैम? आप चलो बता कोई दीजिए। बात नहीं, काफ़ी टफ क्वेश्चन हाँ। पूछ लिया शायद मैंने। अच्छा चलो, अगर यदि एक सुपर पावर मिले, हुँ। तो कौन-सी सुपर पावर को तुम लेना चाहोगी लाइफ में? यदि तुम्हें एक आशीर्वाद मिलता है कि भाई वत्स, तुम जो चाहो वो मिलेगा, एक चीज़, तो क्या हाँ, लेना मैं चाहोगी? कहती कि मेरे सारे बच्चों को आप स्कूल भेज दो और उनको एक बेहतर इंसान बना दो, ताकि वो अपने आप से अपने लाइफ में किसी न किसी पोजीशन पे जाकर के वेल सेटल्ड हो जाए। देख रहे हो भाई, विश माँगने की बात हो रही है, तो भी अपने लिए नहीं हो रही है, तो भी बच्चों के लिए ही हो रही है। क्योंकि मतलब वो फुलफिल हो जाएगी ना, मेरी मेरी चीज़ें, फिर जो मैं चाहती हूँ वो बहुत आसानी से हो जाएगा, अगर कुछ ऐसा मिलता है भाई बहुत आशीर्वाद बड़ा तो। डेडिकेशन है इनका। चलो अभी यहाँ पे भी हम इमोशनली बातें कर रहे हैं, लेकिन बट फिर भी हाँ, एक दिन के लिए किसी भी सेलिब्रिटी की लाइफ जीने का चांस मिले, तो किसको चूज करोगे? सोनू सूद। ओहो, क्या बात है। उनसे मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ, उनका हाँ, उसने काम देख काफी करके सोशल वर्क बहुत करे अच्छा है, उन्होंने काफी किया, अच्छा करा है उन्होंने। आई थिंक कोविड के टाइम पे बहुत बहुत कुछ अच्छा करा किया था, उन्होंने। बहुत अच्छा करा था उन्होंने। सबसे अजीब या एम्बैरेसिंग मोमेंट जो कभी एनजीओ की जॉब में फेस किया हो? हाँ, लोगों के नेगेटिविटी थॉट्स प्लस लोगों का ये सोचना कि भाई ये तो अभी एक बीच में हवा उड़ा था शहर में कि इसके एनजीओ में 17 लाख रुपए महीने के डोनेशन आ रहे हैं। 17 लाख लिटरली 17 लाख आएंगे तो मैं क्यों इतना सबके पास जा जाके ऐसे हेल्प मांगूंगी? मैं खुद इतनी कैपेबल रहूंगी ना कि मैं खुद से कर दूं वो सारी सही बात चीजें। है। तो ये है बहुत हवा ही उड़ अजीब। जाती हैं, देश है, शहर है, हाँ, हवा उड़ते उड़ाने वाले रहते लोग हैं। हैं। ओके, अगर तुमको टाइम ट्रेवल करने का मौका मिलता है, तो पास्ट में जाओगी या फिर फ्यूचर में, और जाओगी तो क्यों? मैम पास्ट में जाऊंगी। क्या सही करने? पापा से रिलेटेड चीजें जो भी थी, उनके हेल्थ इश्यूज इतने जल्दी जल्दी चीजें हो गए ना, शायद मैं उसको सही कर लेती। यू आर मिसिंग। वो एक कमी ऐसी ना जो लाइफ टाइम कभी कोई फुलफिल नहीं कर सकता, और वो कभी राइट। लगता है कि यार ये चीज होनी, लेकिन ये है कि कभी जैसे लोगों का होता है ना, मुझे ये चीज फील नहीं होती है बहुत ज्यादा कि कमी फील नहीं होती। हाँ, मतलब हम लोग उसको, मेरी पूरी फैमिली बहुत डेली लाइफ में भी उसको लेके मतलब एंजॉय कर लेते, कभी कभी पापा की बातों पे हंस भी लेते, उनका मजा भी लेते कि अरे अरे वो तो ऐसे करते थे, बहुत उसमें नहीं जाते, क्योंकि वो एकदम वो चीज नहीं कि वो चले गए हैं कहीं, मतलब ये कि हाँ है मतलब यहाँ फील से होते हैं, हैं। फील होते हैं वो पूरे तरीके से। आई एग्री। अच्छा चलो, एक रैपिड फायर राउंड है Okay. जिसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है? ठीक। आपको जल्दी जल्दी जवाब देना है, ठीक है? ठीक टी है। और कॉफी? मैम टी, वाह ऑलवेज। वाह। माउंटेन और बीचेस? माउंटेन्स। वाह। मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउल? नाइट आउट। है, अभी तो बोला 5 बजे उठते हो। नहीं नाइट आउट, मतलब ज्यादातर नाइट आउट में ऐसा नहीं कि बाहर जा करके ही कुछ करूं, मैं रात में अपने आप को टाइम देती हूँ ज्यादा, तो मैं अपनी सारी चीजें उसी में करती हूँ, चाहे वो वाह। टू डू लिस्ट बनाना हो गया, सारी चीजें मैं रात में प्लान करती हूँ। वाह, गुड। जी। वन थिंग यू कांट लीव विदाउट? फोन नहीं बोल सकती, ओह ठीक है? माय किड्स।
मेरे एनजीओ के बच्चे, वो मुझे चाहिए ही चाहिए। आई मतलब आई वाज एक्सपेक्टेड दिस आंसर। ओके, फेवरेट चीट मील कौन सी है? मेरी हम्म। फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज है? इतनी पसंद है? बहुत ज्यादा। एनजीओ या जॉब, किस काम को ज्यादा मजा आता है? एनजीओ। तब एनजीओ ही है, तो क्वेश्चन ही बेकार था मेरा, हम्म। तो मुझे खुद ही आंसर पता था। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो कभी नहीं मिला हो, कौन सा ऐसा कॉम्प्लीमेंट है जो चाहते हो मुझे मिले? यही कि आप कहीं ना कहीं आप मेरे नेगेटिविटी को मेरे मुंह पे आके बोलो, कम से कम एकदम सामने से, साक्षी तुम अपनी ये चीज सही कर लो, या साक्षी तुम ये चीज करो तो ये चीज बेहतर होगी तुम्हारी। ऐसे लोग क्योंकि होते अच्छा बहुत बोलने कम वाले है। तो बहुत हैं, मुंह पे सब आपके अच्छा बोलते हैं, अरे अरे बहुत अच्छा, वही होते हैं जो पीठ पीछे जाके आपको जबरदस्ती के आपकी बुराइयां कर रहे होते हैं। तो वो तो दो मुंहे लोग होते हैं ना। हाँ, They आप have आके two चीजें faces. बोलो, जो है वो बोलो, अच्छा है तो भी बोलो, बुरा है तो वो भी बोलो, लेकिन मेरे से आके बोलो। ओके, अगर एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिले तो क्या चेंज करोगे? एजुकेशन सिस्टम सुधारूंगी। एजुकेशन सिस्टम में क्या सुधारोगे? सबसे पहले जो गैप आ रहा है बच्चों का, कहीं ना कहीं भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही, फ्री में चीजें मिल रही है, नो डाउट गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कर रही है सोसाइटी के लिए, पर फिर भी कहीं ना कहीं एक गैप आ रहा है। जो स्कूल्स की, कॉन्वेंट स्कूलों की फीस इतनी बड़ी हुई है, उसका एक सेट करूंगी कि हाँ आपको इतनी फीस लेनी, इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते, चाहे वो आप अपने स्कूल में संगमरमर की जगह चांदी की परत क्यों ना बिछा दो, लेकिन एक सेट होना चाहिए। क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज है ना कि बच्चा पैदा होता है और माँ बाप को टेंशन पकड़ लेती है कैसे और आप आज की करोगे। जनरेशन में यदि सही बात करें तो बहुत सारे लोग बच्चे इसीलिए वजह से नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि हम उसकी एजुकेशन पता नहीं होल्ड कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि एजुकेशन इज लाइक अ सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव चीज हो गई है। हम लोग अपने टाइम में, अपने स्कूलिंग के टाइम पे फीस हम महीने की 200 रुपए मैक्स भरा करते थे। आज की डेट में वही छोटे से बच्चे की मंथली फीस 5,000 से 15,000 है, बहुत आराम से, अलग अलग स्कूल्स की बात कर ली जाए तो। जब अब किसी के घर की इनकम ही 10 से 15,000 होती है तो वो कैसे अपने बच्चे को पढ़ा पाएगा? तो मतलब इन चीजों पे तो काम होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, डोंट यू थिंक कि एजुकेशन जो सिस्टम है हमारा, वो प्रैक्टिकली वो चीजें नहीं पढ़ा रहा है जिन चीजों की हमें एक्चुअल में जरूरत है? जैसे मैं एग्जांपल दूं कि मैंने इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग करी, बट जब मैं इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग कर रही थी तो मुझे केमिस्ट्री भी पढ़ाया जाता था, मुझे फिजिक्स भी पढ़ाया जा रहा है, मुझे आर्ट भी पढ़ाया जा रहा है, मुझे वो चीजें पढ़ाई जा रही है जिन चीजों की एक्चुअली में मुझे कोई नीड नहीं है। बट इलेक्ट्रिकल की लाइन में इफ आई वांट टू बिकम लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो मुझे जो इलेक्ट्रिकल की चीजें होनी चाहिए वो सब तो है ही नहीं है। बस एक लैब होती है छोटी सी जिसमें इंटरेस्टेड बच्चे ही कुछ कर पाते हैं, जो थोड़े से लो होते हैं वो कुछ कर भी नहीं पाते और झिझक के मारे नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अरे ये तो कर लिया, मुझे आता नहीं है। तो बस वो पीछे से खड़े हो जाते हैं देखने के लिए कि भैया कैसे हो रहा है, थोड़ा बहुत तार कनेक्ट कर दिया, काम हो गया। बिल्कुल, आप देखेंगे कहीं ना कहीं जापान हमसे आगे क्यों है, कहीं ना कहीं वो बच्चों को स्टार्टिंग से प्रैक्टिकल नॉलेज देता है, सिर्फ किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता। क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है कि हर बच्चा पढ़ के ही कुछ बेहतर करे या हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर ही बन जाए। आप उसको प्रैक्टिकल नॉलेज दो ताकि वो और भी तमाम चीजें सीख सके। आज की डेट में सिर्फ जॉब में ही आप पैसे नहीं कमा सकते, आप अपनी खुद की चीजें भी स्टार्ट करके, तमाम शोज हो रहे हैं, तमाम चीजें, नए नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं बाहर उभर के, तो आप ऐसा ही कुछ सिखाओ ना, ताकि, क्योंकि अभी ऐसा हो ना कि सिर्फ जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या सिंपल से जो आज की डेट में हम कॉमर्स, आर्ट, ये तमाम जो भी डिग्रियां हैं, आप 28 साल 30 साल के लोग भी आज की डेट में स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब के लिए। पढ़ाई वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं पर फिर भी वो पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, उनकी अर्निंग नहीं है, और फिर जब वो नहीं कुछ कर पा रहे फिर उनको मजबूरी में फिर कुछ थोड़े में एडजस्ट करना पड़ जा रहा है। तो इससे अच्छा है कि हम प्रैक्टिकल नॉलेज ही आजकल हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं है, जो बहुत ज्यादा ही लोगों को परेशान करती है। और मतलब हमारे टाइम पे तो और भी ज्यादा नहीं थी, अभी तो स्टिल काफी सारी ऐसी चीजें हैं कि आप एजुकेशन के लिए आप उसमें चेक कर सकते हो, यूट्यूब के थ्रू बहुत सारी चीजें आप जानने मिल जाती है, उन चीजों को एक्सपेरिमेंट कर सकते हो बहुत, मतलब फिर भी अभी थोड़े से तो एक्सेस खुले हैं। लेकिन स्टिल यदि एजुकेशन सिस्टम की बात करी जाए तो हर जगह अपना एक अलग बोर्ड चल रहा है, एमपी का अलग है, यूपी का अलग है, हर स्टेट का एक अलग बोर्ड चल रहा है, आईसीआईसी, सीबीएसई और ये और वो पता नहीं, सॉरी आईसीएसई, सॉरी, तो ये और मतलब इतने तरीके के बोर्ड चल रहे हैं। डोंट यू थिंक इन सबको समराइज करके एक बोर्ड, एक एजुकेशन, एक चीज होनी चाहिए? हिंदी इंग्लिश मीडियम तो चलो ठीक है कि सेम चीज को आप इंग्लिश में और सेम चीज को आप हिंदी में पढ़ रहे हो, क्योंकि वो तो एक डिफरेंट चीज है कि आप हर जगह अपना अलग हिसाब से पढ़ रहे, लेकिन डोंट यू थिंक इन सब चीजों को एक ही तरीके से होना चाहिए? हर जगह की एजुकेशन एक है। जी मैम, मेरे अकॉर्डिंग आपका मेन पर्पस या जो आप पढ़ाना चाह रहे हो, जो आप कन्वे करना चाह रहे हो, वो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, एसएससी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या और भी कोई बोर्ड होता है, तो सबका पर्पस और सबका कंटेंट सेम होना चाहिए, ताकि जब बच्चा किसी, अब जैसे नेशनल लेवल के या जो भी बड़े बड़े आईएएस पीसीएस के एग्जाम होते हैं, उसमें तो बोर्ड वाइज तो नहीं आपके सिलेबस या चीजें होती है ना, वहाँ पे तो कॉमन से क्वेश्चंस होते हैं जो हर किसी को देना है, राइट?
तो ऐसा हो कि जो एजुकेशन मिले वो सबको एक बराबर की हो, एक तरीके की हो, ताकि एक जब बड़े वो प्लेटफॉर्म पे अगर कॉम्पिटिट कर रहे हैं किसी दूसरे शहर के या अलग स्टेट्स के बच्चों से, तो वो सेम चीजें निकल के आए, सेम सब कुछ हो। राइट। तो ये एक बहुत ही ये एक्चुअली अपने में अलग ही बहुत बड़ा मुद्दा है बात करने का, जिस पे कभी और किसी और के साथ हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस पे शायद पूरा का पूरा एक पॉडकास्ट ही हम बना सकते हैं कि बहुत बड़ा मुद्दा है आज की डेट में एजुकेशन सिस्टम को रिफाइन करने का, बहुत बड़ा चीज है। और एक अगर मुझे लगता है एक एजुकेशन सिस्टम अगर सही कर दी जाए किसी भी देश की, किसी भी जगह की, तो आप पहले तो सोसाइटी को आप एक बेहतर इंसान दे रहे हो, उसके बाद आप अगर कोई एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है, तो वो अपने आसपास का जो एक एरिया होता है उसको भी अच्छा बना के रखेगा, साथ ही साथ वो कमा लेगा, इतना तो कर ही लेगा कुछ ना कुछ। और आप देखोगे जो लोग एजुकेटेड होते हैं उनके रहन सहन, उठने बैठने, खाने पीने से लेकर के हर चीज का तरीका बिल्कुल अलग होता है, सभ्य तरीके से रहते हैं लोग। तो एजुकेशन का मुझे लगता है हर किसी के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे जैसे अभी डे टू डे चीजें बढ़ती जा रही हैं, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है अगर आप वेल एजुकेटेड हो, तो सारी चीजों का आप कहीं भी दूसरे देशों में भी बहुत आराम से जा करके आप सर्वाइव कर लोगे, चीजें कर पाओगे अगर आप पढ़े लिखे हो तो। सही, ट्रू। तो भाई आज के पॉडकास्ट में हमने काफ़ी कुछ जाना, काफ़ी सारी चीज़ें बातें करी और बहुत सारी साक्षी के लाइफ के बारे में इतनी सारी चीज़ें बातें करी। और हाँ, बहुत एक अच्छा मैसेज है इस पूरे पॉडकास्ट में कि यदि आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो ना, तो ना तो एज आपके लिए बाउंडेशन है, ना ही कोई भी लाइफ में कोई भी चीज़ बाउंडेशन नहीं है। यदि आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो तो आप कभी भी किसी भी समय कुछ भी कर सकते हो। जैसे साक्षी जैसी लड़की जो एक समय 20-19 साल की रही होगी जब तुमने शुरू करा ये चीज़ें, और 20-19 साल की चीज़ों की लड़की के अंदर कितनी ही अकल होती है कि उसने इतनी सारी चीज़ें हैंडल कर ली अपने लेवल पे, तो बहुत बड़ी बात है। तो आप अपनी कहते हैं ना कि उस जोश को मरने मत दो, उस जोश को थोड़ा सा और आग दो और चीज़ों को आगे बढ़ाओ। यदि आप कुछ भी आगे की लाइफ में करना चाहते हो, किसी भी लाइफ में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली सोशल वर्क और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, आप किसी भी लाइफ में अपने आगे बढ़ना चाहते हो तो बस अपनी उस जोश को थोड़ा सा और हवा दो, थोड़ा और आग दो उसे और आगे बढ़ो। आपको ज़रूर रास्ते खुलते चले जाएंगे और आपको कहते हैं ना आपके साथ लोग जुड़ते चले जाएंगे, रास्ते बनते चले जाएंगे और बस ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। बिल्कुल, सही कहा, एकदम सही कहा मैम आपने। ओके, तो इसी के साथ साथ हम इस पॉडकास्ट को भी यहीं पे एंड करते हैं। जाते जाते साक्षी कुछ कहना चाहोगे अपने प्यारे चहेते लोगों से? जी मैम, बस मैं इतना कहूंगी क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बच्चे भी इस वीडियो को देखेंगे। हाँ और वो खुश होंगे कि चलो मैं यहाँ पे सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी पूरी टीम की मेहनत है यहाँ पे जो आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, और शायद इस वीडियो के जरिए अभी हम और भी बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाएंगे। हाँ। तो वो पूरे मेरे टीम की मेहनत है कहीं ना कहीं। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आप अपने लिए करिए, अपने लिए आप सब कुछ करिए, अपने सारे ड्रीम्स फुलफिल करिए, लेकिन साथ ही साथ में आप किसी के सपनों का छोटा सा हिस्सा बन के देखिए, उसकी जो खुशी होगी ना वो आपको लाइफ टाइम याद रहेगी और वो एक अलग ही सुकून मिलेगा आपको ये चीज़ करने से। तो अपने आसपास के लोगों की हेल्प करिए। आज के डेट में फ़ोन के ज़रिए, व्हाट्सएप स्टेटस स्टोरीज के ज़रिए हम कनेक्टेड तो रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि सच में सामने वाला इंसान कितना स्ट्रगल कर रहा है, उसके लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही है। तो अपने आसपास, अपने फ्रेंड सर्कल, अपने लोगों से सच में जुड़े रहिए, कभी बिना किसी रीज़न के भी फ़ोन करके उनका हालचाल पूछिए और अपने अगल बगल अपने लोगों में पॉजिटिविटी फैलाइए थोड़ा, ताकि अपने एक ये जो प्रेशर मेंटली सबके अंदर रहता है, चाहे वो जॉब का हो या और भी तमाम इश्यूज होते हैं, उसके साथ साथ में सबको ये रहे कि नहीं मेरे साथ हैं लोग, हैं मेरे अपने जो हर हाल में मेरे साथ रहेंगे। एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज साक्षी ने दिया है और काफ़ी अच्छा लगा सुन के, और इसी साथ हम इस पॉडकास्ट को भी यहीं पे क्लोज करते हैं। होप दिस पॉडकास्ट हेल्प्स यू एंड आपको कुछ ना कुछ ज़रूर वैल्यू मिली होगी इस पॉडकास्ट से। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड शेयर कीजिए इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ और अपने सभी उन चाहने वालों के साथ जो लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं और उन्हें मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। तो प्लीज़ सेंड दिस वीडियो टू दोज पीपल और उन्हें बहुत भर भर के मोटिवेशन मिलने वाला है इस पॉडकास्ट से। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर पॉडकास्ट यहाँ तक आने के लिए एंड बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बात पे हम इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।